बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे आप सब लोग? जी तो गाइस, मैं आप सबके पास हाजिर हुई हूँ आज सेकंड एपिसोड के साथ, जाना तो जब जाना, रिटन बाय नीलम रियासत की। ठीक है, आज हमने इसकी सेकंड एपिसोड पढ़नी है। तो थीम मैंने आपको कल इसकी बताई थी। आज देखते हैं कितनी की एपिसोड हमसे पढ़ी जाती है, क्योंकि अब मुझे ना कसमें बड़ी नींद आ रही है इस टाइम। और मैं अभी थोड़ी देर पहले यूनिवर्सिटी से आई हूँ, फिर कुछ तबीयत भी बड़ी ना डाउन सी हुई पड़ी है, तो इसलिए। लेकिन मैंने आपको कहा था कि वो जो कल वाली एपिसोड थी जो सुबह पोस्ट हुई थी नमाज के टाइम, तो अभी ये आज वाली एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मुझे नहीं पता कब पोस्ट होगी। अगर तो मेरी आंख लग गई तो फिर ये भी मेरा ख्याल में कल मॉर्निंग में ही होगी, नहीं तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी ये आज ही तो। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं नावल जाना तुझे जाना, रिटन बाय नीलम रियासत की सेकंड एपिसोड। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपने ऑफिस में बैठे हारिस ने अपने मोबाइल पर चमकते नाम को देखा, फिर एक नज़र अपने बिल्कुल सामने वाली नशिस्त पर विराजमान शख्स को देखकर दिल में एक पल को सोचा, है इसके सामने कॉल लेनी चाहिए या नज़रअंदाज करनी चाहिए। मगर देखने वाले भी तो औकाब की नज़र रखते हैं। सामने बैठा शख्स अपने भाई के फ़ोन पर अपनी बीवी का अनामत देख चुका था, क्योंकि फ़ोन दोनों के दरमियान की मेज़ पर ही तो पड़ा हुआ था। हारिस ने कॉल को इग्नोर करना चाहा, जिस पर ताशफन ने हाथ बढ़ाकर कॉल आंसर की और स्पीकर ऑन कर दिया। जुगन की आवाज़ खामोश कमरे में गूंज उठी। सॉरी हारिस भाई, आपको दोबारा तंग कर रही हूँ, ये जानते हुए भी कि आपका एक सेकंड ज़रूरी होता है, मगर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। इसकी ज़रूरत नहीं है जुगन। क्यों ज़रूरत नहीं है? अभी मुझे एक दो जगह पर जाना है मगर घर पहुँचते मैं आपकी गाड़ी और ड्राइवर वापस भेज दूँगी। कोई फिक्र वाली बात नहीं है, जब तक ज़रूरत हो रख सकती हो। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, पर आपने मेरी ड्राइविंग को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। इस वक्त तो मैं बहस के मूड में नहीं हूँ, पर किसी वक्त मैं आपको साथ लेकर इन्हीं छोटे बाज़ारों में गाड़ी चला कर दिखाऊंगी। मुझे कोई शक नहीं, तुम ऐसा कर लो, ये तो तुम ऐसा कर लोगी, ये तो बस एहतियात के तौर पर ड्राइवर भेजा है। थैंक्स अगेन बिग ब्रो। एक और बात। हाँ बोलो। हारिस बात जुगन से कर रहा था, मगर नजरें ताशपहन पर थी, जो माथे पर शिकनों का जाल लिए बैठा फ़ोन को घूर रहा था। किसी दिन बच्चों को एक दिन के लिए घर पर भेजे ना, ये कौन सी बड़ी बात है। वो तो आज भी तुम्हारी तरफ ही थे, मम्मी के साथ सारा दिन गुजार कर आए। तुम वापस आ जाओ, फिर पूरे हफ्ते के लिए इनको साथ रख लेना। हारिस भाई, मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, मम्मी के घर की नहीं। जुगन की झिझक लिए आवाज़ सुनाई दी। ताशफा ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाकर पूरे ज़ोर से खुली खिड़की से बाहर फेंक दिया। हारिस पहले तो बेयकीनी से अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास किया। बाहर देखा, अब छठी मंजिल से नीचे सड़क पर गिरा फ़ोन खाक नजर आना था। तैश खाकर वापस मुड़ा, दोनों हाथ जेब में डालकर सर एक जानिब को खम करके ताशफन से मुखातिब हुआ, जो कि बड़े आराम से टांग पर टांग रख के बैठा हुआ था। जहाँ तक मैं जानता हूँ ताशफन, तुम एक बड़े महज़ब इंसान रहे हो। ये जानवरों वाली हरकतें कब से शुरू की हैं? जब से जानवरों से वास्ता पड़ा, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी बात समझाने के लिए ज़रूरत है कि हम उनसे उन्हीं की ज़ुबान में बात करें। मेरे सैकड़ों नंबर मेरे फ़ोन में महफूज थे, इसके अलावा और कई फाइल थी। किसी चोर के हाथ लग गया तो मेरा कोई नुकसान भी हो सकता है। हारिस इसरार साहब, मैं जानता हूँ तुम अपने फ़ोन नंबर न मेमोरी में सेव करते हो, ना ही एसडी कार्ड में। सारी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे जीमेल अकाउंट में महफूज है। वो सारा डाटा तुम किसी भी डिवाइस से रिकवर कर सकते हो। आईफोन की स्क्रीन इतने ऊपर गिरने से टूट गई होगी, मेमोरी कार्ड इसमें होता नहीं जो कोई चोरी करेगा। आखिरी हद ये, तुम्हारे फ़ोन फिंगरप्रिंट लॉक है। फ़ोन की जगह नया फ़ोन मुझसे ले लेना, पर अपनी साली को आज ही जाकर जैसे छोड़ कर आए थे उसी तरह वापस ले आओ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, ताशी वो मेरे कहने पर नहीं गई, और ना ही मेरा हक बनता है मैं उसको वापस आने पर मजबूर करूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बीवी को फ़ोन कर लेता, नहीं तुम उसको इस सिलसिले में फ़ोन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो जुगन की वहाँ पर मौजूदगी से लाइलम है। ये तो और भी अच्छी बात है, पहली फुर्सत पर अपनी बहन को इस मुर्गियों के दड़बे से घर से निकाल लाएगी। ताशमी, तुम्हारे साथ मसला क्या है? पहले तुम इस बेचारी को छोड़कर चले गए, और अब जब कि वो तुम्हारी बदअखलाकी को इग्नोर करके वहाँ गई, तो तुम्हारी जान को फिर भी सुकून नहीं। चाहते क्या हो? इस लड़की से जान छुड़वाना चाहता हूँ। अच्छी बात है, इसके लिए तुम्हें मेरे पास आकर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, जाकर जो जी में आए करो। क्योंकि अगर तुम्हारे दिल में जुगन के लिए ज़रा भर भी इज्जत नहीं है, तो ऐसे फजूल रिश्ते को कायम रखने की कोशिश ही बेकार है। न जाने क्यों मैं आज तक तुम्हारे अंदर अच्छाई ढूंढता रहा हूँ। हारिस इस दफ़ा दोनों हाथ सीने पर बांधे माथे पर तेवरी लिए बोल रहा था। ताशवन चेहरे पर कमीनी से मुस्कुराहट लेकर अपनी जगह से उठा। कितनी अजीब बात है ना हारिस, पहले हम एक दूसरों की अच्छाइयों को अपने रवैये की कमीनगी से ख़त्म करते हैं, और फिर उनसे अच्छाई की उम्मीद भी बांधते हैं। यानी बगैरती भी की भी कोई हद होती है यार। मगर मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अपनी बीवी की बहन के मामले में मुझसे कोई अच्छाई की तवक्का न रखना। हारिस की हैरान नज़र में बहुत संजीदगी से देखते हुए वहाँ से निकल गया। हारिस बालों में हाथ फेर कर अपनी कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठा। वो ताशफन को समझने में गलती कर गया था। उसका ख्याल यही था कि जुगन को अपने घर में देखकर ताशफन सब भूल जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था, और ये बात कम अज़ कम हारिस के लिए इंतहाई तशवीश का बायस बन रही थी। फारिस लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद कपड़े बदलकर अपने रोज़मर्रा के टास्क देख रहे थे। अब्बास जुगन की गैर मौजूदगी को महसूस करके अब्बू से सवाल पर सवाल कर रहा था। क्या वो वापस चली गई हैं? ओह नहीं यार, उसका फ़ोन आया था, तुम्हारे स्कूल से निकल कर शॉपिंग करने चली गई, आ जाएगी।
शॉपिंग किस लिए, ये इतने बड़े बड़े बैग लेकर आई हैं, फिर भी शॉपिंग की ज़रूरत पड़ गई। ये तो हमारी नालायकी है ना, जो उसको पूछा ही नहीं कि क्या किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, अब क्या वो खुद से भी लेने ना जाए। अल्लाह करे जो आप कह रहे हैं वो सच हो, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती है। स्कूल में मेरी हेड ये जानकर बड़ा इंप्रेस हुई कि मेरी आप एक फ़ैशन जर्नलिस्ट है। हसीब तंदूर से रोटियां लेकर आया तो पहला सवाल यही किया कि अभी तक नहीं आई हैं। इसरार अहमद अपने बेटे को बस देख कर रह गए। जुगन को आज यहाँ तीसरा दिन ही हुआ था और घर के फर्द अभी से इसकी वक्ती गैर मौजूदगी को इस कदर महसूस कर रहे थे। दिल ही दिल में उन्होंने दुआ की कि अल्लाह आगे जाकर इनके लिए अच्छा ही करे। हाय। फारिस ने सालन दम पर रखकर सारे ज़रूरी बर्तन से सेट किए। इस दौरान वो बार बार अपना पसीना कंधे पर रखे छोटे साइज़ के तौलिए से साफ करता था। हालांकि किचन में छोटा सा पंखा चल रहा था, खिड़कियाँ खुली हुई थी, पर गर्मी फिर भी अपनी जगह मौजूद थी। हसीब ने रोटियां हाट पॉट में रखी, फ्रिज में दही निकाल कर रायता बनाने लगा। फारिस किचन से निकलकर अभी आया कहकर घर से निकला। अभी 2-4 कदम ही आगे गया होगा जब पीछे से अब्बास भागता हुआ है। दोनों भाई कुछ भी कहे बगैर एक साथ गली के एंड तक आए। बाजार की रौनक अपने अरूज पर थी, लोग आ जा रहे थे। फारिस की नज़रें बाजार के दाखिली हिस्से की जानिब लगी जिधर से आने वाले आया करते थे। नज़ीर दुकान वाले ने जब फारिस को मुसलसल 5 मिनट तक उधर ही खड़े पाया तो हैरान हुआ, क्योंकि इसरार अहमद के बेटों की खूबी ये थी कि किसी ने कभी इनको गली बाजार में यूं ही आवारागर्दी करते नहीं पाया था। अपने काम से आते जाते नजर आते। आखिरकार उसको हारिस की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। इसकी सीट पर, अगली सीट पर बैठे पप्पू की मुस्कुराहट कानों तक फैली हुई थी। फारिस ने बड़ी मुश्किल से अपना कहका दबाया, अलबत्ता सर नीचा करके मुस्कुराया ज़रूर। गाड़ियाँ इन गली के सामने रुकी। फारिस ने जुगन के लिए दरवाज़ा खोला। वो शदाबी से मुस्कुराते हुए बोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सामान में ले आता हूँ, आप घर जाएँ। धीमे से मुस्कुराते हुए इसने जवाब देने के साथ अगला लाया हमल भी सुना दिया। जुगन वैसे भी काफ़ी थक गई थी, फ़ौरन निकल के आगे बढ़ने लगी जब अब्बास सामने। आइंदा जब मैं स्कूल से आऊँ तो आप घर पर नजर आएँ। जुगन का दिल पिघल गया। झुककर अब्बास के माथे का बड़ा सा बूसा लिया। इसका हाथ अपने हाथ में लेकर घर की जानिब जाते हुए बोली, जो हुक्म मेरे आका। अब्बास हंसते हुए नरगस को छेड़ता बोला, निगी बाजी, आज तो लगता है आपने मेरी भाभी के साथ मिलकर खूब सैरें की हैं। हाय बाशी, आज बड़ा मज़ा आया। तुम्हारी भाभी तो शॉपिंग जीनियस है। इसकी सज़ा ये होनी है कि आज के बाद जब भी शॉपिंग के लिए जाओगे इसको ही साथ लेकर जाना है। नरगस शाम में चक्कर लगाने का कहकर अपने घर चली गई। अब्बास और जुगन अपने घर आ गए। हसीब और इसरार अहमद बाहर हॉल में ही बैठे थे। जुगन ने मुश्तरका सलाम किया, देर होने की माजरत की। कोई बात नहीं, जल्दी से मुँह हाथ धोआ, खाना तैयार है। इसरार अहमद के कहने पर वो सर हिलाती अपने कमरे में आ गई। हैंडबैग अलमारी में रखा, वॉशरूम जाकर मुँह धोया और तौलिया से साफ करती बाहर आ गई। फारिस और पप्पू ने सारे बैग्स लाकर फिलहाल अब्बू के कमरे में रख दिए। खाने का वक्त था, इसलिए पहले ड्राइवर को ड्राइंग रूम में बिठाकर खाना दिया। जुगन किचन में आई तो फारिस को चूल्हे के आगे खड़ा पाया। इतनी गर्मी में क्यों खड़े हो? वो चौंक कर मुड़ा। कुछ नहीं, बस ड्राइवर के लिए चाय बना रहा हूँ। तुम सारे भाई इतने सुगड़ क्यों? मुझे तो अब रश्क आ रहा है। मैं लड़की होकर वो सारे काम नहीं कर सकती जो तुम लोग लड़के होकर कर लेते हो। अंकल बता रहे हैं यहीं से आकर तुमने सालन बनाया। लोगों की या तो माँ होती है या बहनें होती हैं जब से जिनसे घर के सारे काम करवा लेते हैं। हम जैसे जिनकी ना माँ रही हो ना ही कोई बहन, इनको अपनी मदद आप करनी पड़ती है। हाँ, कल को शादी कर लूँगा तो मैंने पानी का गिलास भी उठकर नहीं पीना। यानी सारी कसर बीवी से खिदमत करवा कर पूरी करने का इरादा है। ऐसा वैसा? तुम हटो, मैं चाय बनाकर अंदर भेज देती हूँ। अरे नहीं, आप भी इतनी गर्मी से लौटी हैं। अंदर चलें, हसीब ने खाना लगा दिया होगा, खाना खाते हैं। चाय बन चुकी है, मैं बस अंदर देकर आया। जुगन अस्पात में सर हिलाती अंदर आ गई। एसी वाले कमरे में हसीब ने खाना नीचे दस्तरखान पर लगाया था। इसरार अहमद अपनी चेयर पर ही मौजूद थे, जो कि इलेक्ट्रिक थी। अंदर बाहर आने जाने के लिए किसी को भी इनको धक्का देना नहीं पड़ता था। खुद ही बड़ी सहूलत से अपनी मदद आप कर लेते। जब तक जुगन ने सबकी प्लेटों में सालन निकाला, हसीब भी शामिल हो गया। अभी वो लोग खाना खाकर फारिग हुए होंगे कि जब बाहर का दरवाज़ा बजा। हसीब बाहर आया। फर्नीचर शोरूम वालों के आदमी बुक शेल्फ की डिलीवरी लेकर आए थे। हसीब उन लोगों का इंतजार करने का कहकर अंदर आया। जुगन आपी, बाहर बुक शेल्फ वाले आए हैं, किधर रखवानी है? आपके कमरे में। फारिस और अब्बास ने अपने वालिद का चेहरा देखा, मगर इसरार अहमद नरमी से जुगन की जानिब भी देख रहे थे, बोले कुछ नहीं। मेरा नहीं ख्याल बेडरूम में सूट करेगी, या तो इस कमरे में लगवा लेते हैं, ड्राइंग रूम में, आगे जैसे आप लोग कहें। वो मशवरे के लिए सबकी शक्लें देख रही थी, फिर बाह मशवरे से उसी कमरे में लगवाने का फैसला हुआ, क्योंकि जो आदमी डिलीवरी लेकर आए थे इन्होंने सेट करके जाना था। फारिस के कहने पर वो अपने कमरे में आ गई। अब्बास भी साथ ही था। बाहर आदमी अपने काम में लग गए। दीवार में ड्रिलिंग की आवाज़ें सारे घर में गूंज रही थी। फारिस और हसीब उधर ही मौजूद थे। इसरार अहमद वजू करके अपने कमरे में चले गए। इन्होंने असर पड़ी, फिर कुरान खोल कर बैठ गए। पूरे 2 घंटे लगे शेल्फ को फिक्स करने में। फारिस ने उन आदमियों को खाने का पूछा, जिस पर उन्होंने इनकार किया। फिर उसने चाय के साथ केक वगैरह दे दिया, जिसके बाद वो लोग चले गए। फारिस ने उजरत देनी चाहिए तो बताया गया कि वो पहले ही दी जा चुकी है। आदमियों के जाने की आवाज़ सुनकर वो कमरे से निकल आई और इश्तियाक से कमरे के कोने वाली दीवार को देखा, जहाँ डार्क ब्राउन रंग में देवारगीर किताबों का स्टैंड तैयार था। जुगन को बड़ी खुशी हुई। जल्दी से वापस अपने बेडरूम में आई, जो इतनी देर से अंदर बैठकर किताबों की किस्में अलग अलग की थी, इनको लाकर तरतीब से लगाना शुरू किया। हसीब कब का किताबें लेकर ऊपर चला गया था। अब्बास अंदर बैठे बेड पर लेटे लेटे सो गया। इसरार अहमद भी बाहर निकला। अगले 2 घंटे में फारिस और जुगन ने लग के सारी किताबें सेट की।
नॉवेल्स एक तरफ रखे, सफ़रनामे एक जानिब रखे, इंग्लिश किताबें अलहदा रखी, मुख्तलिफ़ किस्म के खानों की तरकीबों वाला सारा मवाद निचले खानों में रखा। कुरान और हदीस वाली सारी मोटी मोटी जिल्दें सबसे ऊपर रखी, जहाँ इसका तो हाथ नहीं पहुँचा। फ़ारिस ने भी कुर्सी पर खड़े होकर वो किताबें उनके ठिकाने पर रखी। एक एक किताब को साफ़ किया, फिर बड़े प्यार से उसकी जगह पर रखा। फ़ारिस, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या होगा अगर इनकी जिनकी ये किताबें उनको हमारे ये अमल पसंद ना आए तो? तो क्या हम अब्बू से उनको डांट पड़वा देंगे, खुद ही ठंडे हो जाएंगे? अब वो दोनों मिलकर कमरे की सफाई कर रहे थे, जहाँ कारपेट का काफ़ी हशर हो गया हुआ था। ज़रा ज़रा क्या रद्देमल दिखा सकते हैं? इसके सवाल पर फारिस हंसते हुए बोला, ज़रा ज़रा ये करेंगे, अपनी किताबें वापस अपने कमरे में ईंटों पर रख देंगे। आप क्यों टेंशन ले लिए? कह देंगे अब्बू ने खरीदा। ये भी ठीक है, मेरा गिफ्ट तो वो शायद ही कबूल करें, पर अंकल को तो कुछ नहीं कहेंगे। इसरार अहमद बज़ाहिर टेलीविज़न देख रहे थे, मगर उनके कान इधर भी लगे हुए थे। तुम दोनों बहन भाई अपने बाप को क्या कोई जंगजू समझते हो, जिसके सामने ताशफिन बड़ा अच्छा बच्चा बनकर बात करेगा? अब्बू, आप जंगजू ना सही, पर अब्बा तो है ना, और भाई आपसे डरता है। इसरार अहमद की हंसी निकल गई। वो सिर्फ अपनी माँ से डरता था, बाप को तो दोस्त समझ कर टाल जाता है। अच्छा अंकल, अब ऐसा बोलकर आप वक्त से पहले तो मुझे ना डराएं। फारिस, तुम ये गंद बैग में डालो, मैं डिनर बनाती हूँ। खाना खाकर जल्दी जल्दी सो जाते हैं, उनके आने पर कोई जागता हुआ मिला तो सुबह जवाब करेंगे ना। जब सबको सोते पाएंगे, ज़ाहिरी बात है सुबह होने का इंतज़ार करेंगे, और सुबह किसने देखी है? इसरार अहमद और फारिस हंसते चले गए, मगर वो हंस भी न सके, क्योंकि दिल ही दिल में वो वाकई डर रही थी। फारिस और इसरार अहमद के लाख मना करने के बावजूद उसने दोपहर के सालन के साथ मटर पुलाव बनाया। ये अलग बात कि सारी तरकीब इन दोनों से ही पूछी। फारिस ने कमरे की सफाई मुकम्मल करने के बाद अब्बास को उठाया, जो देखने में ही थका हुआ सा मालूम हो रहा था। अंदर बेड से उठकर बाहर आकर सोफे पर लेट गया। फारिस अपनी किताबें लेकर ऊपर चला गया और जाते ही सीढ़ियों से नीचे मुँह करके ऊंची आवाज़ में जुगन को मुखातिब किया, डियर हमशीरा, गर्मी से निकला, ऊपर आकर देखो कितने क्या मज़े की हवा चल रही है। ये खबीस इतनी देर से ऊपर पड़ा ऊँग रहा है, जैसे हम समझ रहे थे कि पढ़ रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर हसीब भी उठ बैठा। मैं पढ़ ही रहा था, फिर मौसम की तब्दीली ने न जाने कब सुला दिया। मेरी बड़ी ज़रूरी असाइनमेंट है, कल ही जमा करवानी है। हसीब ने अपनी सफाई पेश करते हुए आंखें मसलते हुए नींद भगाने की कोशिश की। नीचे जुगन का तो जी चाहा इसी वक्त ऊपर भाग जाए, मगर चावल दम पर थे और अब्बास मुंह बसोरता हुआ इसरार अहमद को अपने कान में दर्द की शिकायत बता रहा था। अंदर फ्रिज में शरबत पड़ा, निकाल कर 2 चम्मच पी लो, दर्द ठीक हो जाएगा। इसरार अहमद के बताने पर अब्बास टोलता हुआ किचन में कुर्सी खींच कर गिरने के अंदाज में बैठ गया। जुगन आम काट कर ब्लेंडर में डाली थी, एक नज़र अब्बास पर डाली। गोबलू, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। हाँ, मेरे कान में दर्द है, प्लीज़ फ्रिज में से शरबत निकाल दे। जुगन ने छुरी हाथ से रखी, सिंक पर हाथ धोए और शरबत निकाल कर 2 चम्मच भरकर अब्बास को दिए। जो बैग्स अब अब्बा के कमरे में पड़े, उनमें क्या है? जुगन ने अपने हाथे पर हाथ मारा। अरे देखो तो ज़रा, उनके बारे में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। अच्छा हुआ तुमने याद करवा दिया। ठहर जाओ, मैं एक शेक बना लूँ, फिर दिखाती हूँ। साथ ही सारा कटा हुआ आम, चीनी, दूध और ढेर सारी बर्फ़ डालकर ब्लेंडर ऑन किया। 3-4 झटके लगवाए। एक गिलास भरकर इसरार अहमद को उनके कमरे में देकर आई, जहाँ वो इशा पढ़ रहे थे। उनके करीब पड़े मेज़ पर ग्लास रखा। किचन में आकर चूल्हा बंद किया। 4 गिलास ट्रे में रखने के बाद शेक के भरे ट्रे हाथों में उठाया और अब्बास को अपने साथ आने का बोलकर सीढ़ियों की जानिब चल पड़ी। अंकल, हम लोग ऊपर जा रहे हैं। जानती भी थी कि वो नमाज़ पढ़ने, फिर भी उसके बताने पर सजदे में जाते इसरार अहमद के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। ऊपर आई तो ऐसा लगा न जाने किस हबसज़दा गार से निकलकर दुनिया में कदम रखा। पहली बात मुँह से निकली, इधर इतनी सुहानी हवा चल रही है, तभी नीचे हबस में इजाफा हुआ है। जब नज़र लड़कों के लैंप सिस्टम पर पड़ी तो हैरानगी से मुस्कुराती हुई इनकी तरफ आई। पुरानी सी नज़र आती लोहे की मेज़ दरमियान में रखी थी, जिसके ऊपर चारों कोनों के साथ बंधे डंडों के ऊपर जाकर 60-60 वाट के 4 बल्ब लगे हुए थे, जल रहे थे। मेज़ की ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं थी और इर्द गिर्द फर्श पर मुड़े रखे थे, जिनमें से 2 पर हसीब और फारिस बैठे अपनी अपनी फाइल में धड़ाधड़ कुछ लिखने में मसरूफ़ थे। जुगन ने ट्रे मेज़ पर पड़ी कापियों को बचाकर एक साइड पर रखी और खुद एक मूड़ा खींच कर बैठ गई। अब्बास वहाँ मौजूद बाहर चारपाई पर लेट गया। हसीब ने पेन और फोल्डर एक साइड पर डाला, फिर ग्लास उठाकर बड़ा सा घूंट पड़ा। यम, थैंक यू सिस्टर, यू आर मोर देन वेलकम ब्रदर। क्या तुम नीचे से अब्बा के कमरे में रखे बैग यहाँ ऊपर ला सकते हो? फारिस भी चौंका, मगर अपने काम में मसरूफ़ रहा। बस एक हाथ में ग्लास लेकर 2-3 घूंट भर लिए, जबकि हसीब अपना ग्लास वापस ट्रे में रखकर नीचे चला गया। वो अपना ग्लास लेकर अब्बास के करीब आई, जो खामोशी से लेटा हुआ था। इसके सर की जानिब खड़े होकर हाथों में बालों में हाथ फेरा। अब्बास, मुझे हमसायों की छतों का तारुफ तो कराओ। फारिस को हंसी आई, बोला, मोटे उठ जाओ, तुमने अभी तक अपना होमवर्क भी नहीं किया। अब्बास उठ बैठा और जुगन के साथ लेकर सारी छत की मंडेर का चक्कर लगाकर कमेंट्री करने लगा। पिछली जानी बाजी शुमाइला का घर है, वो अपने सास ससुर और मियाँ के साथ रहती हैं, 2 बच्चे हैं। दाएं तरफ बाजी फरजाना रहती है, इनके मियाँ सऊदी होते हैं, 2 बेटे हैं। बाएं तरफ किराएदार हैं रहते हैं, सामने शेख साहब का घर है। जब तक एक चक्कर मुकम्मल हुआ, हसीब 2 दफ़ा में सारे बैग्स ऊपर ले आया था। हवा पहले से थोड़ी तेज़ हो गई। हसीब ने आसमान की तरफ निगाह डाली। आज तारे नज़र नहीं आ रहे, पक्की बात है बारिश होगी। जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लें, अचानक ही दौड़ ना लगानी पड़ जाए। जुगन ने खाली ग्लास ट्रे में रखा और मुड़े पर बैठकर बैग्स खोलने लगी। मैं तुम लोग की पसंद नापसंद के बारे में बिल्कुल नहीं जानती, इसलिए अगर गिफ्ट अच्छे ना भी लगे तो प्लीज़ कबूल कर लेना।
हसीब ने फ़ारिस को और फ़ारिस ने जुगन को देखा। आपका मतलब ये शॉपिंग हमारे लिए? हाँ। फ़ारिस ने हसीब को देखा। इस सब की क्या ज़रूरत थी? जुगन ने हसीब की बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक ब्लेज़र, जीन्स और 2 शर्टों के अलावा एक ऑफ वाइट सिल्क का सूट पीस हसीब के सामने रखा। एक लेदर की काली जैकेट, ड्रेस पैंट के साथ सफ़ेद कॉटन की शर्ट, टाई और 2 अदर सूट पीस फ़ारिस के सामने रखे। 4 मुख्तलिफ़ किस्म के ट्राउज़र, एडिडास की हुडी, नाइकी का स्कूल बैग्स, कोई 6-7 शर्ट्स, चॉकलेट, सिराबों के 4 जोड़े, सब कुछ अब्बास को दिया। एक एक बॉक्स निकालकर तीनों भाइयों के हवाले किया। फ़ारिस बॉक्स खोले बगैर ही जान गया कि इसके वाले बॉक्स के अंदर लैपटॉप था, हसीब के वाले में फ़ोन था और अब्बास का टैब था। इसके अलावा एक पूरा बैग फुल था जिसमें ब्रांडेड मर्दाना परफ्यूम्स, आफ्टर शेव्स, जेल, हेयर स्प्रे, कफलिंग्स वगैरह शामिल थे। तीनों भाई कंफ्यूज से बैठे उसकी शक्ल देख रहे थे। जुगन के दिल को कुछ हुआ। ये तो अपने रवैये से इतनी अमीर मालूम होते थे कि सामने वाले को कुछ देते हुए भी डर लगेगा ना। बोली तो आंखों में नमी उतर आई। देखो, जब मैं इधर आई थी इसके बिल्कुल बरक्स सोच कर आई थी। जो यहाँ पाया मुझे आते हुए तुम लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आना चाहिए थे, पर तब मैं तुम लोगों को जानती कब थी? जिस तरह तुम तीनों ने मुझे घर में वेलकम किया, ये सब उसके शुक्रिया के तौर पर लाई हूँ। प्लीज़ मुझे इनकार मत करना। अब्बास आगे बढ़ा, खामोशी से इसके गले लग गया। वो बैठी हुई थी, इसके गर्दन के गिर्द बाजू डालकर इसके साथ लगा। जवाब में जुगन ने भी अपने हाथों से उसके बाल बखेर दिए। हमारे लिए तो बड़ी किस्मत की बात है आपा कि हम तुम्हारे लिए को इतनी अहमियत रखते हैं। तुम इतनी मोहब्बत से मेरे लिए सब खरीद के लाई हो। मेरी क्या औकात, मुझे ये सब चीज़ें दिलो जान से मंजूर है। थैंक यू सो मच। हसीब के अल्फाज सुनते ही जुगन के चेहरे पर बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। हमारी तो ये सब लाई, अपने और अपने मियाँ साहब के लिए क्या ख़रीदा? मुझे इस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं और मियाँ साहब ने मेरा दिया तोहफ़ा कबूल ही नहीं करना, इसलिए मैंने पैसे ज़ाया नहीं किए। हाउ थॉटफुल, हसीब ने हंसते हुए मजाक किया। अरे ये नरगिस बड़ी बेवफा निकली, कह रही थी शाम को आएगी और अब गहरी रात होगी पर आई नहीं। उसकी फुप्पो आई है, हो सकता है कल वो अपना रिश्ता पक्का होने की खुशी में मिठाई लेकर आए। ओह, तो ये बात है। जी बिल्कुल, जब मैं दोपहर को रोटियां लगवा कर आ रहा था इसी वक्त उसकी पप्पो की सवारी आई थी। और पुप्पी सुगरा पे भी अपनी नंद की दहशत है। जब भी वो आती है पुप्पी घर तक ही महदूद हो जाती है। और ड्राइवर कब वापस किया? चाय पीने के फ़ौरन बाद निकल गया था क्योंकि उसकी बेगम साहिबा का फ़ोन आया था। हाय, वो कहीं घर जाकर अलमास साहबी को मेरी यहाँ मौजूदगी का ना बता दें, एमी रोब डालने हाजिर हो जाएंगी। आप उनसे डरती हैं? हसीब के पूछने पर उसने झुरझुरी ली। ओ भाई, उनसे कौन नहीं डरता? आपका शौहर तो बिल्कुल नहीं डरता। हाँ, वो खुद जो डराने वालों में से है। अच्छा, तुम लोग अब अपना अपना काम ख़त्म कर लो। आज एक और मौजसा भी हुआ है, अभी तक लाइट नहीं गई। बादल जो बने हुए, जब मौसम ठंडा रहे लाइट कम ही जाती है। ये भी अजीब मंतक है, जब लोग गर्मी में जल रहे होते हैं ये लोग लाइट बंद कर देते हैं और जब मौसम ठंडा होता है तब बिजली भी टिकी रहती है। अब्बास फ़लसफ़ियाना तो जी करते हुए बोला कि गर्मी में बिजली पैदावार के मुकाबले में ज़्यादा खर्च होती है, जिससे बिजली कम पड़कर लोड शेडिंग पर चली जाती है। जबकि ठंडे मौसम में पानी की मोटरें, फ्रिज और एसी कम चलते हैं और बिजली का थोड़ा सा ज़ख़ीरा भी ज़्यादा देर तक टिका रहता है। इस पर सभी आंखें फाड़ कर इसे तकने लगे। वो कोर्निश पर जा लाने लगा। बस देख लें, वैसे मैंने इस मसले का हल सोचा हुआ है। भाई से सरमाया मांगा था, जिस पर उन्होंने कहा हम बस कुछ अर्से की मोहलत दे दो, फिर जितना भी सरमाया चाहिए वो मिल जाएगा। हसीब की बात पर उसने बैग समेटते हुए मसरूफ़ अंदाज में पूछा, कौन से भाई ने कहा है? अपने वन एंड ओनली ताशफिन भाई। और कौन? हारिस भाई तो बेचारे खुद डिपेंडेंट है। अरे कहाँ डिपेंडेंट है, वो तो इतनी बड़ी कारोबारी शख्सियत है। जुगन ने अपनी तरफ से हसीब को बाखबर करना चाहा, मगर जवाब में हसीब ने उसको और भी हैरान कर दिया। बाहर की दुनिया के लिए बिजनेसमैन है, मगर अपनी बीवी के सामने पाई पाई के जवाब दें। और मेरा दूसरा भाई शहजादा है, वो अपनी ख्वाहिशों को भी हम पर कुर्बान कर देता है। हमारे लिए तो माँ की तरह, जैसे अपनी हर ज़रूरत के लिए बच्चा माँ के पास भागता है, हम उसी के पास भागते हैं। हसीब के लहजे में अपने भाई के लिए तहसीन और इज्जत थी। जुगन ने अपना गला साफ करते हुए मौजू बदल दिया। बिजली की आंख मचोली से निपटने का क्या हल सोचा है? हल बड़ा आसान है, सोलर पैनल्स। ओह अच्छा। जी हाँ, क्योंकि जिस कदर स्टेबल हमारे मुल्क का मौसम है और जिस कड़ाके की धूप लगती है, इतनी बिजली पैदा हो सकती है कि बात ही छोड़े। जब मैं गवर्नमेंट में आ गया, मैंने हर घर को सरमाया मुहैया करना ताकि वो बिजली के लिए खुद मुख्तार हो जाए। अपनी नोटबुक पर तेज़ी से कुछ लिखते हुए फ़ारिस के लब मुस्कुराए, फिर बोला, हसीब साहब, हम इन बातों के आदी हो चुके हैं। हर हुक्मरान वोट लेने के लिए ऐसी ट्रिक्स खेलता है। मैं इक़्तिदार में आकर तो ये करूँगा वो करूँगा, और तुम्हें सियासत में जाने किसने देना है? मेरे जैसे लोग ही तो सियासत में जाकर काम करके लोगों का एतमाद बहाल करेंगे। जुगन, आप ही मुस्तकबिल के सियासतदान के अल्फाज याद कर लें, हमने इसे यही बातें याद करवा कर शर्मिंदा करना है। फ़ारिस की बात पर मुस्कुराते हुए जुगन ने इस बात में सर हिलाया और अब्बास को देखने लगी। वो अपनी जगह से उठी, जो अपने कपड़े सीने से लगाए चारपाई पर करवट के बल लेटा हुआ था। पास आकर तशवीश से उसकी पेशानी पर हाथ रखा, जो बिल्कुल ठंडी हो रही थी। बाशी, आर यू ओके? बास ने एक पल को आंखें उठाई। आई एम फीलिंग कोल्ड अपी, और मेरे कान में भी दर्द है। वो फ़ारिस और हसीब से मुखातिब हुई। तुम दोनों अपना काम दरमियान में छोड़ो, ताकि अभी इसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि बारिश की बूंदें शुरू हो गई। 1 2 3 और फिर पानी के लातादाद कतरे आसमान से लड़ियों की सूरत टूट कर गिरने लगे। फ़ारिस और हसीब ने 2 मिनट के अंदर अंदर सारा सामान उठाकर अंदर कमरे में फेंका। जुगन ने हाथ बचा
बाकी बचा बैग उठाया और अब्बास का हाथ थाम कर नीचे ले आई। अचानक शुरू होने वाली बारिश अगले घंटे तक बड़ी तेजी के साथ जारी और सारी रही। बाहर से परनालों के गिरने की आवाज़, बादल की गर्ज और बिजली की चमक का सिलसिला पूरे माहौल पर छाया हुआ था। इतना शुक्र ज़रूर हुआ कि लाइट के बंद होने से पहले वो लोग खाना खा चुके थे। इस वक्त सिर्फ हाल में गैस का लैंप चल रहा था। रात के 12:30 का वक्त था। इसरार अहमद अपने कमरे में थे और जुगन चूल्हा जलाकर रुमाल साइज का तौलिया तवे पर रखकर गर्म करती, फिर अंदर कमरे में लाकर अब्बास को देती, जिसके कान का दर्द इतना बढ़ गया कि वो बैठकर मुसलसल रो रहा था। हालांकि दर्द की दवा भी दी थी मगर कोई खातर खवा फ़ायदा नहीं हो रहा था। जुगन के लिए अब्बास को यूँ तकलीफ में बिलखते देखना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। इसने घड़ी पर न जाने कितनी दफ़ा नज़र डाली। इस दफ़ा भी वक्त देकर इसरार अहमद से बोली, आप अपने बेटे से पूछते क्यों नहीं? यूँ सारी सारी रात घर से बाहर रहने की भी कोई दुख बनती है? दूसरे लोगों की मदद हो रही है जबकि अपना भाई यहाँ तकलीफ से सो नहीं पा रहा। जाओ तुम उसको फ़ोन करके पूछो कब तक आएगा। वो फ़ोन करने के लिए कमरे से निकली मगर बैरूनी दरवाजे में चाबी की आवाज़ ने वहीं रोक लिया। चाबी के घूमने की आवाज़ के चंद सेकंड बाद दरवाज़ा खुला और एसपी साहब का चेहरा मंजर पे आया। वो भरी खड़ी थी, कमर पर दोनों हाथ रखकर वहीं शुरू होगी। आप हुकूमत की सिर्फ नौकरी करते हैं, उन्होंने आपको ख़रीदा हुआ है। वो अपनी धुन में दरवाज़ा बंद कर रहा था। इतने करीब से जुगन की आवाज़ सुनकर बुरी तरह चौंका। अपनी जेब में मौजूद टॉर्च चलाकर आवाज़ की सिमत रोशनी की। उसको माथे पर तेवरी लिए इसरार अहमद के कमरे की दहलीज में खड़ा पाया। मैं तो भूल ही चुका था। वैसे तुम अभी तक इधर क्या कर रही हो? एडवेंचर के लिए इतना काफ़ी नहीं है? वो कोई भी जवाब दिए बगैर कमरे में चली गई। ताशविन को ताज्जुब हुआ, इस वक्त अब्बू को किस शौक में डिस्टर्ब कर रही है, यही जानने को वो इसके पीछे है। दरवाजे में जा खड़ा हुआ तो चौखट भर सी गई। सर के बाल दरवाजे के फ्रेम से मस्त हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। वो इस तरह अपनी टोपी और छड़ी एक तरफ रखकर हाथ से गीले बालों को छाड़ता पास के करीब आ चुका था। क्या हुआ? क्या हुआ है? भाई के सामने झुककर उसके चेहरे को हल्के से मस करके नरमी से पूछा था। अब्बास ने आंसू बहाते हुए अपना मसला बयान किया। ताशविन की नज़रों में तशवीश आ गई। माथे पर एक और लकीर का इजाफा हुआ। कब से दर्द हो रहा है? इसरार अहमद जुगन खामोश थे। सवाल चुके अब्बास से हो रहे थे, इसलिए जवाब भी वही दे रहा था। शाम से दर्द हो रहा है, पहले कम था अब ज़्यादा हो गया। आपी ने दवा दी थी पर आराम नहीं आ रहा। इन्फेक्शन हो गया होगा। मुझे पहले फ़ोन कर देते तो मैं ड्राइवर को वापस ना भेजता। खैर तुम 2 मिनट इंतज़ार करो, मैं कपड़े बदल लूँ, फिर कोई हल निकालते हैं। इसने अपने हाथों से अब्बास के आंसू साफ़ किए और उठ खड़ा हुआ। इसरार अहमद ने उसको हदायत दी, कपड़े बदल कर पहले खाना खा लो। वैसे भी इस वक्त कोई डॉक्टर मिलना मुश्किल है, सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं फ़ोन करता हूँ, अगर गुलजार आज रात ड्यूटी पर हुआ तो, नहीं तो कहीं भी एमरजेंसी में ले जाता हूँ। पानी का बुलबुला सा है, सुबह तक तो रो रो कर आधा हो जाएगा। मजीद कुछ कहे बगैर अपनी टोपी और छड़ी उठाकर वहाँ से निकलकर अपने कमरे की जानिब चला गया। इसके जाते जुगन ने परेशान नज़र से इसरार अहमद की जानिब देखा और सरगोशी में बोली, अंकल मेरे ऊपर फातिहा पढ़ ले। इसरार अहमद के मुंह से बेख्तियार अस्तगफार निकली। सच्ची कह रही हूँ, वो अपने कमरे में गए, वहाँ से किताबों को गायब देखकर मेरी शामत आएगी। मगर उसका अंदाज़ा गलत निकला। 5 मिनट बाद वो नेवी शर्ट और खाकी ट्राउज़र में वापस आया, हाथ में गाड़ी की चाबी थामी हुई थी। फारिस लोग अपने कमरे में क्यों नहीं है? सवाल उसने अपने वालिद से किया, जवाब बीवी ने दिया। वो मौसम ठंडा था इसलिए दोनों आज छत पर सो गए। वो नज़रअंदाज करते हुए बोला, अब्बू मैं इसको अस्पताल ले जाता हूँ, आप बेफिक्र होकर सो जाएं। इसरार अहमद ने ऐनक के ऊपर से बेटे को नरीम तारीकी में गौर से देखा। बेख्तियार उस पर प्यार आया। पिछले कई सालों से वो अपनी ज़ात को फरामोश करके दूसरों के लिए जीता आ रहा था। उनके दिल से इसके लिए हमेशा दुआ निकलती थी। अपाहिज होने के बावजूद उनके बेटे ने कभी उनको अपाहिज महसूस नहीं होने दिया था। उनके लिए ख़ास रिमोट कंट्रोलर व्हीलचेयर बाहर से मंगवाई थी, जिसकी चौड़ाई इनके आम दरवाज़ों से ज़्यादा थी। ताशविन ने सब कमरों के दरवाजे चौड़े करवा लिए ताकि वो बगैर सहारे के हर जगह आ जा सके। अब्बास बिस्तर से उठकर ताशविन के हमरा बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ा तो जुगन भी इसके साथ थी। मैं भी आपके साथ जाऊँगी। जुगन, मैं इस वक्त बहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। पहली और आखिरी दफ़ा कहूँगा, प्लीज़ बैक ऑफ। देखिए, आप मुझ पर रोब डालकर हक की आवाज़ बंद नहीं करवा सकते। शाम से अब्बास के पास मैं हूँ, आप नहीं थे, इसलिए असूली तौर पर मैं इसके साथ ही जाऊँगी। वो डटकर इसके सामने खड़ी तो होगी मगर इसकी जानिब देखने की बजाय अब्बास को देख रही थी। आधी रात को मैं तुम्हें साथ लेकर घर से नहीं निकलूँगा। मैं आपके साथ नहीं, अब्बास के साथ जा रही हूँ। भाई आने देना आपी को, तुम तो चुप ही रहो। वो अब्बास को घूर कर बोला और कदम आगे बढ़ा दिए। जुगन भी साथ ही चल पड़ी। अब्बास और जुगन दरवाजे से निकले तो ताशविन ने माथे पर तेवरी लिए दरवाज़ा लॉक किया और लंबे लंबे डग भरता आगे निकल गया। आसमान से अभी तक अब्र गर्म बरस रहा था। ऊंची नीची गली, ऊपर से अंधेरा। अब्बास ने जुगन का हाथ थामा हुआ था और जुगन ने अब्बास का पूरा बाजू पकड़ा हुआ था। बज़ाहिर शायद अब्बास उसका सहारा लेकर चल रहा था मगर हकीकत में जुगन उस पर इन्हिसार कर रही थी कि कहीं मुंह के बल ना गिरी हो। गली से निकलते एक दफ़ा फिर चौंकी। जो गाड़ी सुबह नरगिस के हमरा जाते हुए भी इसने बाजार में साइड पर खड़ी देखी थी, वो इस वक्त ताशविन साहब उसी गाड़ी को स्टार्ट करके इन लोगों के मुंतज़िर खड़े थे। जुगन को एकदम इसके सूजे हुए चेहरे पर प्यार आया। इतनी रात को थका हारा घर आया और एक दफ़ा कहने पर ही छोटे भाई को लेकर डॉक्टर के दिखाने चल निकला था। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग जो अपने रिश्तों को अपनी जान से आगे रखते हैं। दोनों आकर पिछली सीट पर बैठे। ताशविन ने दरवाजे बंद होने की तस्दीक की और गाड़ी आगे बढ़ा दी। सारा बाजार सुनसान पड़ा हुआ था। बारिश की बूंदें गाड़ी की हेडलाइट्स में चांदी की मानी चमक रही थी। अब्बास उसकी गोद में सर रखकर नीम दराज हो गया। इसने दोनों हाथों के साथ जोर से अपने कान दबाए हुए थे। जुगन नरम हाथों से हल्के हल्के इसका सर दबा रही थी। गाड़ी बाजार से निकलकर रोड पर आई
तो स्पीड तेज़ होगी। सारी सड़क पर आन पड़ी हुई थी, कोई इक्का दुक्का मोटरसाइकिल या गाड़ी नज़र आ जाते। ताशफिन एक प्राइवेट अस्पताल को जा रहा था जहाँ उसका दोस्त रात की शिफ्ट पर होता था। खुशकिस्मती से जाते उसकी बारी आ गई। ताशफिन ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया उसका दोस्त ऑपरेशन में मसरूफ़ था, इसलिए अब्बास को एक जूनियर डॉक्टर ने चेक किया। चलो डॉक्टर तो लबिया ना अद्धी रात नूं तुहानूं, मगर जो वजह उसने दर्द की बताई वो एकदम परेशान कर देने वाली थी, क्योंकि डॉक्टर ने जब आले से कान का मुआयना किया वहाँ पर एक चूंटी के जितना कोई कीड़ा था जो शायद सोते में अंदर चला गया था। ऐसी बार तो तकलीफ ना तड़पता पे सी। जब डॉक्टर ने बताया अभी वो छोटा सा प्रोसीजर करके कीड़ा निकालने की कोशिश करेगा, अब्बास ने तो बाकायदा रोना शुरू कर दिया। ताशी भाई मुझे घर जाना है। चलते हैं यार, हमने कौन सा अल्लाह माफ़ी दे दे पिकनिक मनानी है। पर मेरा दर्द रुक गया, डर रहे हो? नहीं, पर मुझे अभी घर जाना है। जुगन और डॉक्टर पास बैठकर इन दोनों भाइयों की बातें सुन रहे थे। जुगन अपनी कुर्सी से उठकर अब्बास के पास आई, उसका हाथ थाम कर तसल्ली देना चाहिए। अब्बास थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, अगर अभी कीड़ा ना निकाला गया तो हो सकता है कल सुबह तक और अंदर चला जाए। मुझे अगर डॉक्टर ने हाथ भी लगाया ना तो मैंने इसका मुक्का मार देना, ऐसे ही है। ताशफिन ने माजरत ख्वाह नज़रों से डॉक्टर को देखा जो मुस्कुरा रहा था, फिर संजीदगी से अब्बास को मुखातिब किया। मैं हूँ ना इधर तुम्हारे साथ, घबरा क्यों रहे हो? मर्द बनो, 2-3 मिनट का सारा काम है, इसके बाद सुकून आ जाएगा। क्योंकि अभी मैं अगर तुम्हें घर ले भी जाऊँ तो चंद घंटे गुजारोगे, फिर दोबारा यहीं आना पड़ेगा। इसलिए तुम अपना सर मेरी गोद में रख दो, पता भी नहीं चलेगा। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हुआ तो फिर? इस दफ़ा डॉक्टर ने जवाब दिया, दर्द बिल्कुल नहीं होगा, ट्यूजर से बस कीड़े को बाहर खींचना है। बड़ी मुश्किल से अब्बास को बातों में लगाकर उसका सर अपनी गोद में रखा और उसको मजबूती से एक जगह पकड़ कर बैठ गया। डॉक्टर ने वहीं पास खड़े होकर 5 मिनट की मेहनत के बाद मिशन पूरा कर ही लिया। कान को अंदर से अच्छी तरह चेक किया कि कहीं कोई गंद अंदर ना रह जाए। दवा वगैरह दी और आधे घंटे में फारिग कर दिया। वापसी पर गाड़ी घर से दूर एक सिग्नल पर रुकी हुई थी जब इनके बराबर एक कार आकर रुकी। नए मॉडल की टोयोटा करोला म्यूजिक इंतहाई तेज़ आवाज़ में बज रहा था। जुगन को अपनी गाड़ी तक दमक आती महसूस हो रही थी। सुनसान माहौल होने पर आवाज़ और भी बुलंद हो रही थी, मालूम हो रही थी। पता नहीं, मन लगता किसी ने कमबख्ती आई ताशफिन को। ताशफिन की सारी तवज्जो सामने लाइटों पर थी, मगर दूसरी गाड़ी के खुले शीशों से बुलंद होती सीटियों ने मतवज्जा किया। इसने रुख नहीं फेरा, बस नज़र तिरछी करके देखा, साथ ही इशारा खुल गया, इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मगर दूसरी गाड़ी जो कि पहले दूसरी जानिब मुड़ने का इंडिकेटर ऑन करके खड़ी थी, अब अचानक खिलाफत होकर सीधी इनके पीछे ही चली आई। साइड मिरर से इसकी एक सरसरी नज़र पीछे आती गाड़ी पर डाली। बैक भी मिरर से जायजा लिया कि कितने लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए और किस उम्र के हैं। अभी वो देख ही रहा था जब गाड़ी स्पीड के साथ इनकी गाड़ी के बराबर आई। एक लड़के ने खिड़की से बाहर लटक कर जुगन की खिड़की से कुछ अंदर फेंका। जुगन की चीख निकल गई। ताशफिन के पाँव का बोझ ब्रेक पर बढ़ा। गाड़ी एकदम रुकने की वजह से अब्बास सीट से गिरते गिरते बचा। जुगन का सर अगली सीट की पुश से टकराया। ताशफिन के मुंह से अंग्रेजी गाली निकली थी। तेरी से पीछे को मुड़कर इसने तशवीश से पूछा, तुम दोनों ठीक हो? गाड़ी में बड़ी बुरी बदबू के फब्बारे फैल रहे थे। जुगन से सांस लेना दुश्वार हुआ क्योंकि जो कुछ भी था आधा महलूल उसके ऊपर गिरा था। दूसरी गाड़ी आगे चली गई थी। ताशफिन ने गाड़ी के अंदर की लाइट ऑन की, डैशबोर्ड पर रखा टिश्यू बॉक्स थाम कर गाड़ी से निकलकर जुगन की तरफ आकर दरवाज़ा खोला। मोटा सा टिश्यू का गोला बनाकर उसके कांपते हाथ में दिया। चेहरे पर नरमी थी। इट्स ओके जुगन, डोंट वरी, आई एम हियर। जुगन ने कांपते हाथों और भराई हुई आंखों से टिश्यू लिया और अपना बाजू और कंधा साफ किया। इस दौरान सामने से हेडलाइट्स रोशन हुई। जुगन ने सामने देखा तो मजीद परेशान होगी। अब्बास भी सहमा व सामने देख रहा था। ताशफिन ने झुककर गाड़ी के अंदर गिरा शराब का कैन उठाकर दरवाज़ा बंद किया। बस होने रो लगी ना थी। इग्निशन से चाबी निकालकर गाड़ी लॉक की और सीधा हो गया। जुगन और अब्बास अंधेरी कार में बैठे किसी न होने के खौफ से कांप रहे थे। अभी ये क्या हो रहा है? ये लोग कौन है? पता नहीं कौन हरामजादे हैं। मैं तो फ़ोन भी साथ नहीं लाई, मुझे लगता है कोई डाकू चोर है। फ़ोन होता तो पुलिस को ही मतला करती, पर अभी पुलिस तो भाई खून भी है। ओह, आप ही बोल गई सी। अब्बास तुम अपने भाई को बोलो यूँ अकेले बाहर खड़े ना हो। अब्बास को कहने के साथ ही उसने ताशफिन की जानिब का शीशा नीचे करके बराह रास्त कह दिया, हम देखिए हमें घर चलना चाहिए। ताशफिन ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। जुगन को शदीद हैरत हुई। इसके चेहरे पर ज़रा भी खौफ या डर न नजर आया, बल्कि बड़े तहम्मुल से बोला, तुम शीशा ऊपर चढ़ा लो और कुछ भी हो जाए तुम दोनों में से कोई गाड़ी से बाहर ना निकले। अब तक दूसरी गाड़ी से 3 नौजवान बरामद हुए जिनकी उम्रें 20 साल के लगभग थी। शक्ल पैशन से खाते पीते घरानों के चश्मे चिराग मालूम हो रहे थे। ताशफिन आगे नहीं बढ़ा। शराब वाला कैन अभी भी हाथ में था। वो एक ही नज़र में सामने वाले की औकात जान चुका था। इस वक्त इसका खून गुस्से से उबल रहा था। बस तीनों गए, अच्छे 3 के 4 जेड़े आना गए है। लड़के बेखौफी से कह के मारकर एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारते हुए ताशफिन को देख रहे थे। एक बोला, ओए होए चेक तो करो यार, कैसे गाड़ी से निकल कर हीरो बनकर खड़ा है। हीरो ने जो तानू जीरो बनाना ना तो लगेगा स्वाद। बॉस हमारे इस्तकबाल को खड़ा होगा, बेचारे की शक्ल बना जाओ, अंदर ही अंदर इसकी पैंट गिली हो रही होगी। ऐल थारे ताड़ी करके भेजनी उन्हें यार, अपनी वजह उस माल को बाहर निकालते जिसने एक झलक में होश गंवा दिए। यार टीपू, तुमने तो बेचारे की बैंड ही बजा दी। देखो तो तुम्हारा कैन हाथ में लिए खड़ा, जाओ ले लो। टीपू नामी नमूने ने काला कुर्ता और जीन्स पहन रखी थी। दोनों सूखे बाजुओं पर अनगिनत बैंड्स वगैरह पहने हुए थे। बकरे जैसा
बकरे जैसा हेयर कट, मुंह में आध पिया सिगरेट, कमीनगी से हंसते हुए बोला, बड़ी जिसके ऊपर मैंने ड्रिंक पा रही थी, अगर वो भी साथ मिल जाए तो सो। अब इसकी बात पूरी नहीं हुई थी जब ताशफैन का निशाना लेकर मारा गया शराब का आधे से भरा कैन टीपू के माथे पर ईंट की तरह लगा, उसकी कराह निकल गई। ऐसा बता हाथ पड़े ऐसे, कुत्ते के बच्चे, आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखा दूंगा कि तुम अपनी सारी जिंदगी अगर किसी लड़की की जानिब आंख उठाकर भी देख गए तो मैं मान लूँगा अपने बाप की औलाद नहीं हो। ताशफैन ने आओ देखा ना ताओ टीपू नामी लड़के को मुक्के मार मार कर मुर्गी बना दिया। चलो अभी तो ये तो बस शुरुआत है। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि दूसरे दोनों बौखलाहट के शिकार हो गए। एक तो भागने के मोड़ में नजर आया, दूसरा भागता हुआ जाकर अपनी गाड़ी से टीटी पिस्टल निकाला है। टीपू बीच सड़क के पड़ा खून थूक रहा था। ताशफैन उसके पेट में एक और किक मारने लगा जबकि दूसरा लड़का ऊंची आवाज में चीखा, मेरे दोस्त को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जुगन की सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। ताशफैन का अगला मर्द देखकर बेख्तियार गाड़ी के शीशे पीटते हुए चीख उठी, नहीं ताशफैन। ताशफैन ने पिस्टल की लाली अपने माथे पर रखी और सामने वाले को कहा, चला गोली, देखो तो मेरे सर में कितने सुराख होते हैं। सामने वाले की गिरफ्त तो शायद ढीली ना हो मगर हाथ कांप रहे थे। वो शीशे के अंदर से फटी आंखों और डूबते दिल के साथ ये मंजर देख रही थी। लॉक पे हाथ रखा खींचा ही था जब अचानक ही सामने का मंजर बदल गया। पता नहीं हुआ क्या था, एक पलक झपकने की देर थी। पिस्टल अब ताशफैन के हाथ में था और दूसरे हाथ से इसने खींच कर एक लपड़ उस लड़के के मुंह पर रखा था। आधे शराब के नशे में धुतते रही से कसर सीधे मुंह पर पड़ने वाले मुक्कों और पेट में लगने वाले भारी बूटों ने पूरी कर दी। जुगन ने आवाज को जोर से अपने साथ फेंचा हुआ था। बाहर वो अकेला इन तीनों को फुटपाथ पर मुंह के बल लिटाकर उन्हीं की कमीज और शर्ट के साथ उनके हाथ बांध चुका था। हालांकि अगर उनको ना भी बांधता तब भी ये हकीकत थी कि वो तीनों बगैर सहारे के उठकर खड़े भी नहीं हो पाते। खासकर टीपू नामी लड़का, उसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसके मुंह से मुसलसल खून रस रहा था। तू मारला हो रहे थे और तू सोटला हो रहे थे, नहीं क्या कह रहा था, जिसके ऊपर मैंने ड्रिंक मारी थी, ड्रिंक के नाल ओ वाली भी तो मिले तेन मिल गई, हुनर आम है। ताशफैन इन लोगों को वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी का लॉक खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। जुगन और अब्बास शेल होते साहब के साथ बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। दोनों में से कोई कुछ ना बोला। ताशफैन का एक हाथ मजबूती से स्टीयरिंग व्हील को संभाले हुए थे, दूसरे हाथ की मदद से उसने अपना मोबाइल निकाला, नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। दूसरी जानिब से जल्दी जवाब मौसूल हो गया, अस्सलाम वालेकुम असद साहब, मैं ताशफैन बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम सर, कोई खिदमत? इसने जगह का पता बताते हुए कहा। वहाँ से गाड़ी समेत तीनों लड़के अगले 4-5 मिनट में गायब होने चाहिए। जो हुक्म सर। और हाँ, इनको किसी भी थाने में ले जाने की बजाय अपना खास मेहमान बनाएं। कल मुलाकात होती है तो मैं अगला स्टेप बता दूंगा। जी जनाब, जैसे आप कहें, मैं आपको काम हो जाने के बाद मैसेज कर दूंगा। बहुत शुक्रिया असद साहब, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया बोलकर शर्मिंदा न किया करें सर, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद होते गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। जुगन का जहन बिल्कुल माफ हो चुका था। गाड़ी में से बदबू इसी तरह दिमाग को चढ़ रही थी। वो बज़ाहिर देख पा ही रही थी मगर कुछ समझ ना आ रहा था। किन रास्तों से जा रहे थे। एक तो सारे दिन की थकावट, रात का आखिरी पहर और परेशानी। गाड़ी रुकी तो अब्बास ने इसको मतवजह किया, आप ही घर आ गया? हाँ। वो चौंक कर गहरी सोच से निकली। गाड़ी का इंजन बंद करने के बाद ताशफैन ने गर्दन मोड़कर दोनों को देखा। अभी जो कुछ हुआ इसका जिक्र घर पे नहीं करना। परेशान भी बिल्कुल नहीं होना, ना ही घबराने की ज़रूरत है। ऐसे किरदार माशरे में नज़र आ ही जाते हैं जिनकी तरबियत पर किसी ने ज़रा जहमत गवारा नहीं की होती। हर माँ अपने बेटे को अपने सामने बिठाकर ये बात नहीं कहती कि बाहर जा रहे हो, किसी की इज्जत पर गंदी नज़र डाली तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी आंखों में गर्म सलाखें मार दूंगी। ये लोग धरती का बोझ है, गंदे जहन, गंदी सोच वाले हैं। पर अल्लाह का करम है जिसने मुझे इतना जोर बाजू अता किया हुआ कि मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करना भी जानता हूँ और करवाना भी जानता हूँ। तुम दोनों सुन रहे हो ना, घर पर जिक्र नहीं करना है। ठीक है भाई, मैं किसी को नहीं बताऊँगा मगर मुझे डर लग रहा है। और बाकी ऐसा होता है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, वो अपने बस उनको बेटियों की तरबियत पे होता है। हालांकि जब आप अपनी बेटी की तरबियत कर रहे हो तो आपको ये साथ चाहिए कि आप अपने बेटों की तरबियत भी करो ताकि कल दूसरों की बेटियां आपके बेटों की गंदी नज़रों से और इस चीज़ों से महफूज रहें। इस चीज़ की भी हमारे माशरे में ज़रूरत है। अच्छा जी, डरने की भला क्या बात है, जवान आदमी हो, दिल बड़ा करो। मुझे अफसोस है कि तुम्हें ये सब देखना पड़ा, पर मेरी नज़र में कोई और राह नहीं थी। चलो निकलो गाड़ी में, मैं गाड़ी लॉक करके आ रहा हूँ। किसी रोबोट की तरह वो गाड़ी से निकलकर घर को चल पड़ी। कदम लड़खड़ा रहे थे। अभी वो लोग घर के दरवाजे पर ही पहुंचे थे जब वो भी पीछे आ गया। आते ही धीमी सरगोशी में जिगन को हुक्म दिया, तुम सीधे अपने कमरे में जाओ और लिबास तब्दील करो। उसने मुड़कर नहीं देखा, नाक की सीट पर अंदर चली गई। जबकि ताशफैन ने अब्बू को अब्बास की सारी सूरत हाल बताई कि अब्बास को दवा वगैरह दी। इससे इसके बेड पर डालकर मुंह चूमने के बाद शब्बा खैर कहता लाइट और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से निकल आया। निगाह सीधी अपने कमरे की जलती बत्ती पर गई। कदम भी उसी सिमत उठ गए। दरवाजे के हैंडल को दबाया। दरवाज़ा खुलते हुए नजर आए। कपड़े बदल कर बेड के ऊपर घुटनों में सर दिए बैठी थी। ताशफैन ने नासमझी से उसको देखा, फिर एक निगाह वॉल क्लॉक पर डाली। रात के 3 बजने में 5 मिनट बाकी थे। दरवाज़ा लॉक करके वॉशरूम गया। अपने हाथों को पानी के नीचे रखा जिन पर लगा खून वो पहले ही साफ कर चुका था, मगर इस वक्त उसके सीधे हाथ की पुष्ट पर जलन हो रही थी। हाथ पे हल्की हल्की खराशी भी आई हुई थी। बेहतर तो ये था कि वो हाथ पर बर्फ़ वगैरह की टकोर करता, मगर इस वक्त वो सिर्फ सोना चाहता था।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਕੋਰ ਜੋ ਕਰਕੇ ਆਇਆ तो ਹੁਣ हत्थ ਤੇ ਖਰਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। कमरे में आया तो जुगन के अंदाजे नशीस में तब्दीली आ चुकी थी। बेगम साहब अपने स्कार्फ के साथ आंसू साफ कर रही थी। क्या हुआ? ताशफिन जानता तो था मगर फिर भी लाइलमी से पूछा। जुगन को और भी रोना है। बड़ी कोशिशों से आवाज़ धीमी रखकर बोली, आखिर कौन शख्स अपने पर तानी जाने वाली बंदूक की नाली सीधे अपने माथे पर सजा लेता है? सोचा कि अगर वो लड़का गोली चला देता तो फिर? हाँ तो फिर? इसने तौलिया कुर्सी पर उछाला, बेड पर बैठ कर जूते उतारने लगा। क्या हाँ तो फिर? मुझे सोच सोच कर खौफ आ रहा है। आप इतनी मदद से कह रहे हैं हाँ तो फिर? जूते उतर गए, अब मोजे निकाल रहा था। क्या सोच कर खौफ आ रहा है? यही कि अगर गोली चल जाती तो मेरा क्या होता? हद है यार खुदगर्जी की। जान मेरी जाती है और तुम्हें अपने नफे नुकसान की पड़ी हुई है। अल्लाह आपके मुंह में खाक डाले, आप तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बुरे इंसान हैं। कैसे मज़े से कह रहे हैं कि जान तो मेरी जाती। अरे अगर आपकी जान जाती तो क्या मेरी बाकी रहती? ताशफिन एक हाथ से सरहाना दुरुस्त करके रख रहा था। जुगन की आखिरी बात पे हाथ थम गया। माथे पर तेवरी आई। कुछ पल आंखें बंद करने के न जाने क्या सोचता रहा, फिर आंखें खोलकर बेड पर चित लेट गया। औरत बड़ी ही मीठी छुरी का नाम है, जो प्यार का नाम लेकर आपकी शारक काटती है। अब तक कितनी छुरियों के वार से जख्मी हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह ने बचाया हुआ है। बात तो ऐसे करें जैसे बड़ा तजर्बा है। ज़रूरी तो नहीं इंसान सिर्फ अपने ज़ाती तजर्बे से सीखे। दूसरों को देखकर सीख जाने वाले ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। खुद को अक्लमंद कहने वाले बेवकूफ़ होते हैं। बात तो तब है जब दूसरे आपको अक्लमंद समझे। ताशफिन ने हल्का सा कहका मारा, एक बाजू आंखों पर रख ली। जुगन को लगा अंधेरी रात में चांद ने बादलों के पीछे से अपनी झलक दिखाई है। मेरी माँ मुझे अपना सबसे अक्लमंद बेटा मानती थी। डिम्पल इंतहाई करीब थे, इतने करीब के हाथ बढ़ाकर छू सकती थी, मगर छूने के लिए कुर्क की नहीं जुर्रत की ज़रूरत होती है, जो जुगन को खुद में मकफूद लगती मकफूद होती है। वैसे बड़ी मुश्किल से अपनी नज़र का जावे बदल कर बोली, आप यहाँ क्यों लेट के आई? ये तो अब मेरा कमरा है। बेगम साहिबा, मरवत के मारे 2 दिन तुम्हें यहाँ रुकने की इजाज़त दे दी है तो खुद को मालिक ना समझो। ये कमरा बचपन से मेरी मलकियत है और मैं अपनी मलकियत छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। बेख्तियार जुगन की ज़ुबान में खुजली हुई। एक कमरा नहीं छोड़ सकते? बीवी का क्या, जिसे पहले ही दिन अकेला छोड़ दिया? बाजू के नीचे ताशफिन ने आंखें खोली, होठ सख्ती से भींचे हुए थे। वो मेरा नहीं तुम्हारा फैसला था। प्लीज़ ज़रा उठकर लाइट बंद कर दो या किसी दूसरे कमरे में चले जाओ, मुझे कल ड्यूटी पर भी जाना है। एक दफ़ा फिर खामोशी से आंखें बंद करके लेट गया। जुगन अपनी जगह से उठी ताकि लाइट बंद कर सके। दिल में वो ताशफिन को अपने इतने पास मौजूद देकर खुश थी। इस वक्त वो आमतौर पर अजनबी नजर आने वाला ताशफिन नहीं था। हंस भी रहा था, बात भी कर रहा था, जिसमें तंज कम था। जुगन मुस्कुराती हुई स्विच बोर्ड की जानिब गई। हाथ बोर्ड पर था। नज़र मोड़कर बेड की जानिब देखा तो नज़र ताशफिन के हाथ पर गई। जो बाजू उसने आंखों पर रखा हुआ था, इस बाजू का हाथ जख्मी था। तस्दीक करने को माथे पर तेवरी लिए करीब आई। बेड की पाइंदी के पास खड़े होकर झिझकते हुए अपना हाथ ताशफिन के जख्मी हाथ से मिस किया। जो दूसरे पल जो हुआ उसको भौंचका कर रख गया। ताशफिन ने उसका हाथ पकड़कर उसको जोर से खींचा तो वो एक झटके के साथ बेड पर इसके बराबर गिरी। क्या तुम्हें आग से खेलने का बहुत शौक है? उसका गला खुश्क हो गया। फटी हुई आंखों से ताशफिन की नज़रों में देखते हुए बोलने की कोशिश में मुंह खोला, पर आवाज़ न निकली। दूसरी दफ़ा कोशिश भी नाकाम हुई। सहमी हुई नज़रों से ताशफिन के बाजू को देखा, जिसकी कमर में हमाल था। जवाब क्यों नहीं देना आ रहा? वैसे तो बड़ी तुरम खान बनती हो। नहीं। क्या नहीं? जुगन ने थूक निकला। पता नहीं। तुम मुझसे डर रही हो? बिल्कुल भी नहीं। ताशफिन के डिम्पल गहरे हो गए। तो काम क्यों रही हो? सर्दी लग रही है। सर्दी? जुगन ने हाँ में ज़ोर ज़ोर से मुंडी हिलाई। सर्दी में पसीना भी आता है? जुगन के चेहरे पर चोड़ी पकड़े जाने की खिफ़्फ़त उभरी, पर हिम्मत नहीं आ रही। बोली, मुझे आता है। क्या आता है? सर्दी में पसीना? सॉरी, मैं लाइट बंद करने जा रही थी। मुझे नहीं लगता अब इसकी ज़रूरत है। जुगन ने खौफ और बेयकीनी से इसकी आंखों में गहराई तक देखा, जहाँ नया जज्बा मौजूद था। जुगन मबहूत रह गई। इस शख्स का हर रूप अनोखा लगता। एक ही रात में इसके कितने अंदाज देख लिए थे। अस्पताल में भाई के लिए हिम्मत बना खड़ा था। इन लड़कों से निपटते वक्त कोई वहशी मालूम हो रहा था, और इस वक्त जो ताशफिन नजर आ रहा था वो बिल्कुल जुदा था। आंखों में अनकही कहानी, चेहरे पर नरम तासुर, पेशानी पर बिखरे बाल। वो मेहरबान हुआ तो जुगन ने कोई एहतजाज न किया, और एहतजाज करती भी क्यों? जिस वक्त उसकी आंख खुली, कमरे में नीम अंधेरा था। एक हेवला सा महसूस करते हुए जुगन ने अपनी आंखों को मसल कर नींद भगानी चाहिए। गौर से देखने पर मालूम हुआ वो ताशफिन था, जो अंधेरे कमरे के वस्त में साख्त खड़ा था। जुगन को अजीब सा लगा, उठकर बैठ गई। खैरियत, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? अब्बास की तबीयत अब कैसी है? किताबों को शेल्फ किसने लगवाया? इसरार अंकल ने। झूठ बोल रही हो? ले भला, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? कल सारा दिन अब्बू घर पर मौजूद थे, जबकि तुम अपने बहनोई के ड्राइवर के साथ कहीं गई थी। हाँ, अब्बास के स्कूल गई थी, और वो जो मेरे बहनोई हैं ना, वो आपके भाई होते हैं। वो मज़ीद कुछ नहीं बोला, कमरे से निकल गया। जुगन खुद कलामी करते हुए बड़बड़ाई, कैसा धूप सा इंसान है। बेड से उठा, फ्रेश होकर नमाज़ पढ़ी, अभी दुआ मांग रही थी जब बाहर से आने वाली आवाज़ों ने खबर कर दी कि दिन पूरी तरह से शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम ताशफिन भाई। वो गमले में लगे पौधे को पानी डाल रहा था जब पप्पू की एंट्री हुई। वालेकुम अस्सलाम। आज तेरी आँख 9 बजे से पहले कैसे खुल गई? आज मैं अपनी भाभी की खातिर नींद की कुर्बानी देकर आ रहा हूँ। हैं? कौन सी भाभी? ताशफिन का ख्याल शुमाइला की तरफ किया। सब इनको भाभी कहते थे। अपनी जुगन भाभी की बात कर रहा हूँ।
ताशविन पूरी तरह पप्पू की जानिब मतवज्जा हुआ। अच्छा तो कि नींद की कुर्बानी देकर अपनी भाभी को 21 तोपों की सलामी देने आए हो। जनाब जी, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मुझे एवं ना ले, पर अभी मैं ये पैगाम देने आया हूँ कि अम्मी ने आप सबका नाश्ता घर पर बनाया। कह रही स्कूल कॉलेज जाने वाले भी नाश्ता हमारी तरफ करके जाएंगे। भाभी को बता दें घर पर कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो तो जैसे हमारे नाश्ते बनाने को तैयार बैठी हुई है। पप्पू ताशविन की बड़बड़ाहट नज़रअंदाज करता हुआ इसरार अहमद की जानिब मुड़ गया। मामू जी, तैयारी पकड़ो, खैर से आपके भांजे की शादी सर पर आ गई। कल की पुप्पी आई हुई है, इसने नरगिस का हाथ मांग लिया। अम्मा ने हुक्म सुना दिया, अगले माह वो हम दोनों के फ़र्ज से सुबकदोश हो रही हैं। और जानते हो, नरगिस कहती है दोनों शादी की शॉपिंग जुगन भाभी से करवानी है। ताशविन की ज़ुबान में एक दफ़ा फिर खुजली भी। वो जो एक अंडा नहीं उबाल सकती, वो बरी और जहेज़ की खरीदो फरोख्त करेगी, दीवाने का ख्वाब। एक हाथ शॉर्ट्स की जेब में डाल रखा था, दूसरे हाथ में पानी वाला पाइप पकड़ा हुआ था। बैरूनी दरवाजे से लेकर सीढ़ियों तक रखे गमलों को एक एक करके सराब करता जा रहा था। कंधे पर नरमी से थपकी देकर तवज्जो हासिल की, वो इसी पल मुड़ा। सामने सफ़ेद दुपट्टे के हाले जैसे हसार में छुपा शादाब चेहरा नजर आया। जुगन की नज़रों में वाज़ेह चैलेंज था। ताशविन ने अब्रू के इशारे से मतवज्जा किए जाने की वजह पूछी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप से लड़ रहे हैं। क्यों? क्या मैं पागल हूँ जो खुद से लड़ूँ? फिर मुसलसल बड़बड़ा क्यों रहे हैं? मेरी मर्जी। दो टक जवाब देकर अपनी तरफ से बात खत्म की। जुगन ने गौर से इसके चेहरे पर लिखे दबे दबे गुस्से को देखा। आपकी इत्तला के लिए बता दूं, मुझे अंडा उबालना आता है। वैसे अंडा उबालना तो मेरा ख्याल मैंने भी आता, मुझे भी आता है, लेकिन कभी उबाला नहीं। ये अहम खबर तुम्हारे मैगजीन में शाया होनी चाहिए। जुगन के दिल में जैसे कुछ टूटा। जो ताशविन रात को शनासा मालूम हुआ, दिन निकलती अजनबी बन चुका था। आपका मेरे बारे में लगाया गया हर अंदाज़ा गलत है। बहुत जल्द आप इस बात का एतराफ़ आप अपने मुँह से करने वाले हैं। उस दिन के इंतज़ार में तुम बूढ़ी हो जाओगी, इसलिए मुँह से वही बात निकालो जिस पर कल को पछताना ना पड़े। आज लंच पर घर आएंगे? मैं लंच बाहर करता हूँ। एक दिन के लिए रूटीन बदली भी तो जा सकती है, जैसे आपने कल रात कुछ काम अपनी मर्जी के बरखिलाफ कर लिए। ताशविन ने ज़ेर लब खुद को गाली से नवाजा, साथ ही शुक्र किया कि सिटिंग हाल में बैठे इसरार अहमद और पप्पू अपनी बातों में मसरूफ़ थे। उसने खफकी से भरी संजीदा नजरें जुगन की आंखों में गाड़ी और सर्द लहजे में नरमी से बोला, आज के बाद कभी भी कमरे के अंदर की बात कमरे से बाहर नहीं होगी। मुझे लगता है इस रिश्ते में हुक्म देने का हक सिर्फ आपके पास है। कल आपने कहा बगैर दुपट्टे के कमरे से बाहर ना निकलूं। मैंने इतराज़ नहीं किया। आज लिबास बदल कर दुपट्टा ओढ़कर कमरे से बाहर आई हूँ। अब आप मुझे इंतज़ार रहेगा आने वाले कल में मेरे लिए क्या नया हुक्म होगा। वो इसकी शर्ट की आधी आस्तीन से नजर न आने वाली गर्द को नरमी से झाड़ते हुए मुड़कर किचन में चली गई। ताशविन चंद पल बुत बना खड़ा रहा, फिर नल बंद करके पाइप उसकी जगह पर फेंकने के अंदाज में रखा। अपने कमरे में गया। 10 मिनट बाद तैयार होकर इसरार अहमद साहब के सामने था। वो हैरत से पूछ रहे थे, अभी तो 6:15 हुए, इतनी सुबह क्यों निकल रहे हो? ऑफिस से कॉल आई है, मुझे जल्दी जाना। मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, वो बास को स्कूल छोड़ आएगा। वो हाथों में ट्रे थामे किचन से बरामद हुई, पुरअज़म कदमों से चलते हुए आकर ट्रे सोफे के दरमियान पड़े मेज़ पर रखी। नाश्ता कर लें। इसरार अहमद के चेहरे पर खुशगवार हैरत फैली। ताशविन ने ट्रे में रखा गर्म नाश्ता देखा, फिर एक नज़र अपने बाप पर डाली, जो नरमी से मुस्कुराते हुए ताशविन को नज़रों में छेड़ गए। वाह भाई। ताशविन ने नज़रें घुमाई और बेरुखी से बोला, अब्बा ये नाश्ता आप खा ले, मैं लेट हो रहा हूँ। वो किचन की तरफ जा रही थी, मुड़कर देखे बगैर बोली, अंकल आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी के लिए नाश्ता बनाया। ताशविन इसरार से कह दें अगर आज नाश्ता किए बगैर घर से गया तो सारी उम्र पछताएगा। इसरार अहमद ने बरबकत मुस्कुराहट दबाई, क्योंकि वह सर पर खड़ा मुसलसल घूर रहा था। चलो साहबजादे, नाश्ता करो। आप इससे पूछेंगे तो ये धमकियाँ कैसे लगा रही है? तुमने सुना नहीं, मेरी बेटी ने पहली दफ़ा नाश्ता बनाया। शाबाश, बैठो नाश्ता करो। किसने कहा था मुझ नातवा पर यह एहसान अजीम करने को? अंकल, कुछ लोग ऐसे ज़िद के पक्के होते हैं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपनी अना के किले से नहीं निकलते। मगर हम भी देखेंगे कि आखिर इस अना की आखिरी हद क्या है। अगर ताशविन इसरार है तो मैं जुगन ताशविन हूँ। घर में इसरार अहमद साहब का भरपूर कहका गूंजा, जबकि ताशविन सोफे पर बैठकर ट्रे अपने सामने करते हुए सोच रहा था, ये दूसरा जुमला जिसमें इसने मेरे लिए आप जनाब की बजाय ये और इसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसे सिर्फ एक रात का कुर्ब मिला और वो इतने में कितनी मजबूत नजर आ रही है। जो कल ताशविन के घर से जाने का कहने पर आप दीदा हो रही थी, आज ऐसा महसूस हो रहा था वो सालों से इस चार दीवारी में रहती आ रही है। ताशविन ने जल्दी से अंडे के साथ एक टोस्ट प्लेट में उतारा, एक गिलास लस्सी पीकर उठ गया। अब्बू सिर्फ इसलिए खा लिया कि कहीं आपकी दिलआज़ारी ना हो, वरना यकीन माने मुझे धमकियों से डर नहीं लगता। पुप्पी को मेरी तरफ से माजरत कह दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। छड़ी बाजू के नीचे दबाई, टोपी सर पर रखी और लंबे लंबे डग फटता बैरूनी दरवाज़ा पार कर गया। अंकल, ये इस कदर मुश्किल पसंद इंसान क्यों है? बेटी, मुझे उम्मीद नहीं थी इतने आराम से बैठकर नाश्ता कर देगा। जुगन ने कहका मारा। अगर वो नाश्ता ना करता तो मैंने सचमुच में कुछ उल्टा सीधा कर देना था। माशाल्लाह, आज तो मुँह अंधेरे घर में कह के सुनाई दे रहे हैं। फारिस अपने ख्वाबगाह से निकलते हुए साहरे से सारा मंजर देख रहा था। इसरार अहमद ने देखते लताड़ा, फारिस तुम किस कदर सुस्त इंसान हो। कितनी दफ़ा कहा है फजर की नमाज मत छोड़ा करो, फिर भी तुम्हें असर नहीं होता। वो लंगूर भी तो अभी तक सोया मरा हुआ है, इसको तो आप कुछ नहीं कहते। हर दफ़ा मेरी शामत आती है, क्योंकि वह लंगूर 5 बजे का अलार्म लगाकर सोता है। यही नहीं, 5 बजे पहले अलार्म पर उठकर बैठ जाता है।
जबकि तुम्हारे फ़ोन का अलार्म 7 बजे तक मुसलसल बजता, सारी गली उठ जाती है, बस एक तुम्हारी सेहत पर असर नहीं होता। ताश फैन और शेबी बाजमात नमाज़ पढ़ के आते हैं। यार ये ना हसीब कभी लिखा हुआ, कभी शुएब लिखा हुआ, पता नहीं अब जो नाम आएगा आप, हम शेबी लिखा हुआ तो फिर शुएब से ही पढ़ते हैं, हम हसीब नहीं पढ़ना उसको, ठीक है। शुएब दोबारा सो गया, ताशफैन ऑफिस चला गया। है इतनी जल्दी, क्या कोई इमरजेंसी थी? अल्लाह जाने, तुम चलो वजू करके 2 सजदे फिर यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होना। और आज नाश्ता तुम्हारी फुप्पी की तरफ है। क्या वाकई? वाह भाई, फिर तो मज़े हो गए। फुप्पी के पराठों की बात ही अलग है। वो खुशी खुशी वजू करने चला गया। असद साहब ज़रा लाएं हमारी कौम के अजीम नौजवानों को, देखें तो दिन की रोशनी में हमारे ज़िंदा हीरोज़ कैसे शानदार नज़र आते हैं। सर अंधेरे ने तो फिर भी कुछ ऐब ढांप रखे थे, वरना शक्लों पर जितनी रौनक का दिल अपने देश के मुस्तकबिल पर परेशान हो उठा है। असद साहब, जब रगों में दूध लस्सी की बजाय शराब दौड़ती हो तब यूं ही भरी बहार में खिजां उतर आती है। खैर लाएं उनको। ताशफैन के माथे ने इंटरकॉम पर ही सिपाही के लिए पैगाम छोड़ा। 2 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक देकर सिपाही अंदर दाखिल हुआ। सलूट मारने के पर इसने इतला दी, सर जी लड़कों को ले आया हूँ, अंदर आने दो। बेहतर जनाब। सिपाही ने एक दफ़ा फिर सलूट मारा और दरवाजे की चारनी मुँह करके लड़कों को अंदर बुलाया। खुद एक तरफ होकर खड़ा हो गया। तीनों के चेहरे नीले और हुलिया बिगड़ा हुआ था। सिपाही ने तीनों को ताशफैन के डेस्क सामने लाइन में खड़ा किया। ताशफैन को एसपी की वर्दी में मलबूस देकर तीनों लड़कों को छक्के छूट गए। ताशफैन कुछ पल कुर्सी पर विराजमान रहकर इन तीनों का जायजा लेता रहा। जो पंजाब पुलिस की मनफी शोहरत है, शायद उसी को पेश नज़र रखते हुए एक लड़का तो बाकायदा रोने लग गया था। ताशफैन अपनी नशिस्त से उठा, लड़कों के बिल्कुल सामने खड़े होकर बारी बारी तीनों की शक्लों पर बने डिज़ाइन देखे। कमरे में गहरी खामोशी थी, जिस पर टीपू नामी लड़का सिसकी गूंजी। ताशफैन ने बाजू सीने पर बांधे डेस्क से टेक लगाकर खड़ा हो गया। तुम लोगों का क्या ख्याल है? मैं तुम सबके खिलाफ पर्चा कटाने का इरादा रखता हूँ। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? सर प्लीज़ सर, हमें माफ़ कर दे सर। अगर हमें मालूम होता वो एक पुलिस वाले की गाड़ी है, हम कभी भी आपकी फैमिली के साथ ऐसी हरकत ना करते। क्यों? एक पुलिस वाले पर ये तुम लोग इतना एहसान क्यों करते? और क्या आम शहरियों पर तुम्हें अपनी खुशी अखलाकी के मुजाहरे करने का पूरा हक हासिल है? सर हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने को तैयार हैं। मुझे तुम लोगों की माफ़ी नहीं चाहिए। ये सामने पड़ा फ़ोन उठा और अपने वालिदैन को थाने में बुला, उनके आने पर बात होगी। सर सिर्फ एक दफ़ा माफ़ कर दे सर, हम आपके घर वालों से भी माफ़ी मांगने को तैयार हैं। सर आपको खुदा का वास्ता सर, हमारे माँ बाप को मत बताएं। बेटा मुझे नहीं लगता कि तुम तीनों को अपने माँ बाप की रद्दी भर भी परवाह है। जो हरकत तुम लोगों ने की है मेरे हाथों से तो बच गए हो। अगर मेरी जगह कोई और सर पे रहता तो तुम लोगों की लाशें भी ना मिलती। खैर असद साहब क्या ख्याल है, इनके ऊपर कौन सी दफ़ा लगने का इम्कान है? सर जी ये बादशाह होगा, कहीं तो सीधी 302 ठोक देता हूँ। टीटी इनसे बरामद हुआ है, शराब पिए हुए थे। किसी भी ताज़ा तरीन कत्ल में इनको डाल देंगे। सर फांसी ना भी लगी तो उम्र कैद तो कहीं नहीं गई, आप बस हुक्म करें। हाँ भाई 302 ठीक रहेगी, आखिर हीरोपन तो निकलेगा। तुम लोग जेल में सड़ोगे, बाहर दुनिया अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिएगी। सर आपको खुदा का वास्ता सर, हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा ना दे। अपने अपने नाम बताओ, रहते कहाँ, पढ़ते किस दर्स गाँव में हो? तीनों ने बारी बारी सब बता दिया। मेरा नाम तनवीर अहमद है, दोस्त प्यार से टीपू कहते हैं। मैं गुलबर्ग का रहने वाला हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में से PA कर रहा हूँ। तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? वालिद क्या करते हैं? टीपू ने शर्ट का दामन उठाकर आंसू साफ किए। अब्बू हयात नहीं, घर पर सिर्फ अम्मी और बड़ा भाई है। बड़ा भाई क्या करता है? वो बैंक में नौकरी कर रहा है। तो तेरे वगैरह चवल नु पाल रहा। क्या तुम्हारी पढ़ाई का खर्च भाई उठाता है? जी सर। वाह यार क्या अच्छा इंसाफ है। क्या तुम्हारी वालदा और भाई को तुम्हारी सरगर्मियों की खबर है? नहीं, मैं उनसे झूठ बोल कर घर से निकलता हूँ। लानत है ऐसे लोगों पर। क्या ये सच कह रहे हैं? जी बिल्कुल। और तुम कहाँ के रहने वाले हो? कल रात गोली चलाने का शौक भी तो तुम्हें ही हुआ था। मेरा नाम हयात अली है, नई कॉलोनी में रहता हूँ। मेरे अब्बू की मोटरसाइकिलों की एजेंसी है। माशाल्लाह, यानी बाप मेहनत से जो हक हलाल की कमाता है, तुम इसको यूँ मुजरिमाना सरगर्मियों से उड़ाते हो। इसने तीसरे की जानिब रुख किया। और आप जनाब? मैं चौधरी कैसर हूँ, गुजरावाला से ताल्लुक़ है, यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ। चौधरी कैसर, गाड़ी के कागजात तुम्हारे नाम पर है। पिस्टल किसका? मेरे वालिद चौधरी कयूम का। मैं इस दफ़ा घर गया तो चोरी ले आया था। क्या तुम्हारे बाप को खबर है तुम नशा करते हो? कैसर ने झुका हुआ सर नफ़ी में हिलाया। तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? ज़मींदार है। कितनी है राजी? यही कोई 5 एकड़। मैं समझ रहा था तुम तीनों अच्छे खाते पीते घरानों के चश्मे चलाओ। मेरी सोच गलत साबित हुई। तुम तीनों मिडिल क्लास से हो। लानत है ऐसी जवानी पर जो अकल की दुश्मन है, जिसमें एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं। तुम तीनों अपनी फैमिली से पहले खुद अपने दुश्मन हो। क्या समझ रहे हो? सारी उम्र यूं ही अय्याशी में गुजरेगी। कोई और कमा कर तुम्हारे हाथ पर रखता रहेगा और तुम नशे करोगे, गाने सुनोगे, लड़कियों का पीछा करोगे। नहीं प्यारे, ये जवानी यूं गुजरे जाएगी जैसे कभी आई ना थी, और मौत तुम्हारी दहलीज पर खड़ी है, जैसे अंदर आने के लिए तुम्हारी इजाज़त तक दरकार नहीं। तो फिर ये अकड़ किस बात की है? कभी दुनिया के हालात से वाकफियत रखने की ज़रूरत महसूस हुई है? जानते हो इराक़ के साथ क्या हुआ? क्या तुमने जानने की कोशिश की कि जंग से पहले इराक़ कैसा खूबसूरत मुल्क था? मैं जानता हूँ। वहाँ के लोगों के लिए हर तरह की सहूलियात थी। मुस्तहिक लोगों के घर बैठे वजीफे लगे हुए थे। घर का खर्च अलग और ख़वातीन को ज़ाती देखभाल का खर्चा हुकूमत अलग से देती। सड़कें इतनी कुशादा और तवील के मीलों का कोई इशारा न मिलता। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो आधे घंटे के अंदर अंदर हर चीज़ को वापस नॉर्मल कर दिया जाता। खूबसूरत और सेहतमंद लोग, पुलिस तुम जैसे परिंदों को सीधा हिजाम के पास ले जाते।
बाल कटवाकर उनकी असल शक्ल सूरत उभारी जाती। हजाम के पैसे भी पुलिस अपनी जेब से देती, मगर वहाँ भी तुम जैसे मुस्तकबिल से लापरवाह सिर्फ हाल में मस्त नौजवानों की वजह से वो मुल्क दोबारा सिफर से अपना सफ़र शुरू करने पर मजबूर हो गया। तुम लोगों से ये बात कहने का एक मकसद है, कल को हम सब ने अल्लाह के हजूर पेश होना है। तब अल्लाह पाक पूछेंगे, बताओ दुनिया में इतना वक्त रहे क्या किया। तब क्या कहोगे? कम से कम एक मुसलमान मर्द का किरदार ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी तो तारीख मर्दाना वार असमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियों के वाक़यात से भरी पड़ी है। जानते हो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्या कहा था? एक सिपाही को 2 शौक मरवाते हैं, एक औरत, दूसरी शराब। मैं इन दोनों से बचकर रहता हूँ। खैर, अगर तुम लोगों पर नसीहत असर करती होती तो इस वक्त यहाँ मौजूद ना होते। इसने सिपाही को इशारा किया। फिलहाल इनको ले जाओ, खाना वगैरह दो, फिर बात होती है। सिपाही ने तीनों को मुर्गे की तरह गर्दन से जकड़कर आगे को धकेला। असद साहब, इनके घर वालों को बुलाएं। बज़ाहिर तो माफ़ी मांग रहे, मगर आंखों में शर्मिंदगी और नदामत नाम को भी नहीं है। बच्चों पर नज़र रखना और इनकी सरगर्मियों से वाक़फ़ियत रखना वालिदैन की अपनी जिम्मेदारी है। पुलिस अपने फ़राइज़ अंजाम दे या नस्लों की परवरिश करे। आप इनके वालिदैन से मिलकर सारी तफसील बता दें। अभी वो डकैती वाले केस की फ़ाइल लाएं। क्या कोई नई खबर मिली है या अभी तक तफ्तीश वहीं रुकी हुई है? इसके सवाल पर माथियत के चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट आई। सर, जो नई मालूमात हासिल हुई उनके मुताबिक मामला काफ़ी पेचीदा हो गया। अब तो लगता है कि केस जहाँ है वहीं बंद कर दिया जाएगा। ताशफिन के हाथ रुके, पूरी तरह असद की जानिब मुतवज्जा हुआ। इस बात का क्या मतलब लूँ? सर, बशारत हुसैन के नाम से आपके जहन में क्या तस्वीर आती है? ताशफिन कुर्सी के बैग से टेक लगाकर आरामदेह हालत में बैठा, नजरें अभी तक असद पर थीं। क्या ये उसका काम है? बराह रास्त उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, मगर पस पर्दा वो इस खेल का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। असद साहब, पहेलियाँ बुझवाने के बजाय खुलकर बात करें। सर, हमने डकैत लड़कों का सुराग तो लगा लिया, मगर असल मसला ये वो लोग बशारत हुसैन के फार्म हाउस पर छुपे बैठे हैं। तो ये कि हमें बशारत हुसैन के फार्म हाउस का सर्च वारंट नहीं मिला। ताशफिन के चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट आई। हमारे लोगों का ये अलमिया कि अपने मफाद की खातिर झूठ का सहारा देते हैं। अगर बशारत हुसैन जैसे बिजनेसमैन की जेब में हमारे कानून के रखवाले बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे जानिसार भी तो मौजूद है जो हर सुबह सर पर कफन बांधकर घर से निकलते हैं। आप रेड की तैयारी करें। सर्च वारंट तो क्या, मैं अरेस्ट वारंट भी निकलवाता हूँ। असद मुस्कुराते हुए सल्यूट मारकर कमरे से निकल गया। ताशफिन ने अपना सेलफोन उठाया, पुरसोच नजरों से देखते हुए एक नंबर पिंच इन करके मिलाया। दूसरी जानिब से जल्दी रब्ता हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, ताशफिन अर्ज़ कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम साहबजादे, आज हमारी याद कैसे आ गई? तुमने तो सीना अकड़ा कर कहा था कि सर ऑफिस आवर्स के दौरान आपका नंबर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सुनाओ। वो धीरे से हंसा। सर, आपको शर्मिंदा करने का पूरा हक हासिल है। मैं बुलंदोबाग दावा करते हुए अपने मुल्क के सिस्टम को फरामोश कर गया था, या ये कह सकते हैं कि तब मुझे यहाँ के रस्म व रवाज से पूरी तरह वाकफियत हासिल न थी। ज़रा रोशनी तो डालो, आखिर किन रस्म व रवाज की जानिब इशारा कर रहे हो? सर, आप बेहतर जानते हैं, गैर कानूनी तौर पर गरीब लोगों की इमलाक पर या हुकूमती अराजी पर कब्जा करके अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन कहलवाना, जो सियासी पार्टी आपके काम ऊपर तक सिफारिशें करके आसानी से करवा दे, उसको इलेक्शन में माली मदद देना, आगे पीछे कहीं पैसा लगाना तो चुपचाप रकम भर देना। लोग पुलिस से शिकवे तो पाल लेते हैं, मगर ये नहीं देखते जो लोग काम कर रहे हैं इनको सुबह से शाम तक इन मुश्किलात का सामना रहता है, सिर्फ एक फर्शनाजी की वजह से। वरना चुप करके खाना पूरी करें और घर को जाएँ। एसपी साहब, हमने भी इसी सिस्टम का हिस्सा रहकर सालों से अपनी माँ धरती की खिदमत की है। अगर बुराई फैलाने वाले अपने मकसद से बाज नहीं आते तो बुराई रोकने वाले क्यों बेहौसला होंगे? मैं तुम्हें मतलूबा इक़दाम के लिए इजाज़त दिलवा देता हूँ, मगर ये जहन में रखना, भीड़ों के छत्ते में हाथ डाल लो। खुशकिस्मती ये होगी कि अगर जवाब में वो सिर्फ तुम्हारी ट्रांसफ़र करवा दे, मगर तुम्हें जहनी तौर पर इससे भी बदतर सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा, यानी नौकरी जाने से लेकर जान जाने तक। सर, आपकी इस बात का जवाब मैं आपके अल्फाज में देता हूँ। अगर बुराई वाले अपने मिशन के पक्के हैं तो एक सच्चे इंसान को किस बात कर, जो होगा देख लेंगे। सर, ये की ना जवाना वाली बात, आधे घंटे तक फ़ोन करके तुम्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तुम्हें मैं कभी ना नहीं कर सकता एसपी ताशफिन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। इसने कॉल बंद करने के साथ ही इंटरकॉम उठाकर असद के ऑफिस में कांटेक्ट किया। हाँ जी असद साहब, तैयारी कहाँ तक पहुँची? मैं 10 मिनट के अंदर अंदर निकलना चाहता हूँ। प्लीज़ अपने आदमियों से कह दें असला बरदार ज़रूर हो। जो हुक्म सर। इसने रिसीवर वापस रखा, अपने डेस्क के दराज से अपना पिस्टल निकाला, मैगजीन निकाल कर गोलियों की तादाद चेक की, फिर बंद करके खड़ा हुआ होकर हॉलिस्टर में लगाया। मजीद 2 भरे हुए मैगजीन उठाकर जेब में ठूंसे, सर पर टोपी रखी और अपनी छड़ी सीधे बाजू के नीचे रखता ऑफिस से निकल गया। अब फिर टिशू टिशू होएगी। ओ यार, किधर जा रहे हो? तुम लोग चले जाओ, मैं ये घर पर खाना खाऊंगा। इसरार अहमद ने जुगन और लड़कों के साथ जाने से इनकार करते हुए कहा। अंकल, ऐसा तो नहीं चलेगा, आप यहाँ अकेले खाना खाएं और हम वहाँ इतने लोगों की मौजूदगी में बैठे। अगर जाएंगे तो हम सभी, वरना मैं भी नहीं जा रही। फारिस ने आगे बढ़कर अब्बू की व्हील चेयर के पीछे से पकड़कर दरवाजे की जानिब धकेला। अब्बू, मैं इतने लजीज नाश्ते से हाथ नहीं धो सकता, लिहाजा शराफत दिखाते हुए हमारे साथ चलें। फारिस ने इनकी एक न चलने दी। 4 मिनट बाद वो लोग पप्पी सुगना के घर पर मौजूद थे। पप्पू ने जुगन के ऊपर फूल फेंक के गिनती की 6 पत्तियाँ। ये सहमत भी ना करते, गरीब आदमी, गरीब इंसान। शुएब के जताने पर पप्पू पतीसी दिखाते हुए बोला, हमारे कारखाने में वाहद फूल खिला था, वही तोड़ कर लाया हूँ।
पीछे से नरगिस ने पप्पू की पीठ पर एक धमोका लगाते हुए कहा, बदतमीज़, फूल ही दे देते, भाभी फूलों में बालों में लगा लेती। बाजी को छोटी चूंटियों ने नाश्ता समझकर खा जाना था, पौधे को कीड़ी लग गई है। पप्पू, तेरा सत्यानाश हो, मेरी बच्ची के ऊपर चूंटियों वाला फूल फेंक दिया। फुप्पी सुगरा के अल्फाज पर जुगन को हैरत ने घेरा। कल तक वो जुगन की वजह से उदास हो गई थी, आज इसके लिए इतने प्यार भरे अंदाज में बात कर रही थी। जुगन ने दिल में सोचा, अंकल ठीक ही कहते हैं, सुगरा पप्पी दिल की वाकई अच्छी है। नरगिस और उसकी भाभी ने बड़े से कमरे में चटाई बिछाकर इस पर दस्तरखान लगाया। जुगन भी साहब के साथ फर्श पर ही बैठी, हालांकि पप्पू नरगिस उनकी भाभी ने पुरजोर स्टार किया कि कुर्सी पर बैठ जाए। आप सब नीचे बैठे, भला मैं अकेली क्यों कुर्सी पर बैठूं, अजीब लगेगा, मैं यही ठीक हूँ। वो अब्बास के साथ बैठी हुई थी, एक तरफ अब्बास तो दूसरी जानिब स्टार अहमद की व्हील चेयर। इसने पहले स्टार अहमद की मर्जी मालूम करके इनको खाना निकाल कर दिया, फिर अब्बास को दिया। उसके बाद अपनी प्लेट में थोड़ा सा पाए का शोरबा निकाल कर नान के साथ खाने लगी। पुप्पी सुगरा अकाबी नज़र से इसकी एक एक हरकत नोट कर रही थी। वो बोल उठी, फरीदा बेटी, ज़रा जुगन की प्लेट मेरी तरफ करो, देखो ना, प्लेट में 2 घूंट शोरबा निकाल कर इसी पर डबो डबो कर नान खा रही है। अरे नहीं पप्पू, मैं सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता नहीं लेती, इसलिए पराठे और पूड़ी छोड़कर नान उठाया। लो और सुनो, आजकल की लड़कियां बस फैशन में मर रही हैं, कल को ये भरा पूरा घर होगा, बच्चे होंगे और माँ ढांचा बनी घूम रही होगी। पुप्पी ने बोलने के साथ साथ 2-4 बड़ी बड़ी बोटियां जुगन की प्लेट में डाली। तुम्हारी सेहत होगी तो जिम्मेदारियों पर पूरी उतरोगी ना, तुम्हारा शौहर भी नहीं आया, इसके हिस्से का भी तुम ही खाओगी, रात भर जाकर पाए बनाए, मेरे ताशफिन को बहुत पसंद है। पुप्पी बोले जा रही थी और जुगन फटी फटी नजरों से अपने सामने पड़ी सालन की लबालब भरी प्लेट को देखे जा रही थी। ओए हुए, जुगन होंते खाना पड़ा। परेशान नजरों से अपने इर्द-गिर्द का जायजा लिया। नरगिस और फारिस के लबों पर वाज़ेह मुस्कुराहट थी। इसने नजरों नजरों में सवाल किया कि ये सब मैं खाऊंगी, जिंदा कैसे रहूंगी? नरगिस इसके पास टिकी। लाएं आपकी मदद करूं, क्या याद करें कि कैसी हम दर्द नंद मिली है। ओए हुए, फिर ये भी बड़ी बात है। वाह भाई, अल्लाह की शान, कल तक जिसके सौतन बनने के इम्कानात थे आज नंद बनी बैठी है। सियाने सच कहते हैं, दुनिया वाकई गोलमाल है। फारिस की सरगोशी पर नरगिस ने खतरनाक तेवर दिखाते हुए इसकी खबर ले डाली। गुड्डी लुट इंसान, अपनी औकात में रहो, नंद भावच के दरमियान फप्पे कुटी ना बनो। तुम भी मेरी भाभी पर डोरे डालने बंद करो, मतलबी औरत। क्या बोला? मतलबी औरत? औरत किसको कहा? किसी मरासन के होने वाले शौहर? मुझे चैलेंज ना करो नरगिस खानम, कहीं ये ना हो मैं तुमसे शादी करवा लूँ। तुम्हारे मुंह में नीम के पत्तों का सूप। इतला के लिए अर्ज कर दूँ, कल रात मेरी मंगनी हो गई है। लो, उसका क्या, अभी तुम्हारी फुप्पी के सामने तुमसे इजहार मोहब्बत कर दूँ, फिर देखना कहाँ जाती तुम्हारी मंगनी। हाईवे फारसा, तो मुझे गरीबनी पर ये जुल्म क्यों करेगा? सालों हो गए अपनी सहेलियों की शादी पर ये गाते, सबकी बारातें आई डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना, और अब कहीं जाकर कोई सूरत नजर आई, इस पर भी तुम दुश्मनी कूट रहे हो। शुएब ने तासुब भरी नजरों से नरगिस को देखा और सर हिलाकर अफसोस का इजहार किया और बोला, तौबा है नरगिस आपा, तुम तो फारिस से भी ज़्यादा शादी को तरसी हुई हो। तुम लोग खा कम रहे और बोल ज़्यादा रहे, खामोशी से खाना खाओ, ये खुसर बुसर बाद में कर लेना। बस जी, अपन तो चले अपनी दरसगाह को। फुप्पी जी क्या कमाल खाना बनाती हो, हमारी भाभी को अपनी शागिर्दी में ले लें और सारे खाने सिखा दें, खासकर ये बल वाले पराठे। भाभी को बनाने आ गए ना तो समझे मेरी लॉटरी निकल आई नहीं है, तीनों वक्त पराठा ही खाऊंगा। फारिस हाथ साफ करता हुआ उठकर जूते पहनने लगा। शुएब ने भी इसकी पैरवी की, जबकि फारिस की बात पर नरगिस की पुप्पी ने नाक चढ़ाकर पूछा, इस्रार भाई क्या बहू मुझे खानदानी नहीं जानती? बहन, मेरी बेटी को घर आए हुए अभी वक्त ही कितना हुआ, मगर इतने कलील वक्त में ही घर में तब्दीलियाँ नजर आ रही हैं। अभी यहाँ आने से पहले सफाई करके आ रही है। जुगन ने तशक्कर भरी मुस्कुराहट से जाकर इस्रार साहब को देखा, जो फारिस और शुएब की मेहनत का सेहरा भी जुगन को दे रहे थे, क्योंकि सफाई इन दोनों ने की थी। जुगन ने बस तमाम कमरों का फर्नीचर झाड़ा और चीज़ें समेटी। नरगिस की पुप्पी दोबारा अपनी प्लेट की जानिब झुक गई, मतवज्जा हो गई। हम लोग निकल रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। और भाभी, हमारी यूनिवर्सिटी के पास बड़ा ज़बरदस्त पिज़्ज़ा मिलता है, मैं लंच में आपके लिए लेकर आऊँगा। जितना मैंने खा लिया समझो अगला पूरा हफ्ता खाने से दूर रहूँगी। भाभी, तुमने एक नान के साथ मर के 2 बोटियाँ खाई हैं, तुम्हें अम्मी की शागिर्दगी की अशद ज़रूरत है, फिर देखना प्लेटों की प्लेटें उड़ा दिया करोगी। नरगिस की बात पर जुगन ने तसव्वुर में कानों को हाथ लगा लिए। खाने के बाद किश्वर भाभी चाय ले आई। जुगन उसको दवा देने की नीयत से पुप्पी लोगों से इजाज़त लेकर अब्बास के साथ घर जाने लगी। बहू रुको ज़रा, पहली दफ़ा हमारे घर आई, यूँ कि खाली हाथ थोड़ी जाने दूँगी। अरे किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं पप्पा, अभी परसों आपने मुझे नेक दिया, बस वही बहुत है, बल्कि गिफ्ट यूँ रहा, इतनी सुबह मैं आपके लिए कोई चीज़ नहीं ला सकी। लो देखो, झल्ली ना हो तो भला मेरा गिफ्ट किस हिसाब से निकलता है? तुमने कल पप्पू और नरगिस को चीज़ें दिलवा कर भी अच्छा नहीं किया। तुम हमारी नई बहू हो, तुम्हारा हक नहीं बनता गिफ्ट देने का। इधर मेरे करीब आओ। जुगन अब्बास का हाथ छोड़कर इनके पास आई। पुप्पी ने हज़ार के कई नोट जुगन की हथेली पर रख दिए। ये क्या कर रही है? मैं ये रकम नहीं ले रही हूँ। तुम चुप करो, दुल्हने नहीं बोलती। तुम्हारी शादी पर शरीक होने की सूरत में जो सलामी देनी थी वो अब दे रही हूँ। मैं तो तुम्हारा जोड़ा लाना चाहती थी, पर नरगिस ने कहा कि अम्मी भाभी की पसंद इतनी अच्छी है, बस पैसे दे दो ताकि वो अपनी मर्ज़ी का लिबास खरीद ले। आपकी नरगिस की बातों में आ गई, मुझे आपकी पसंद का लिबास पहन कर खुशी होती।
चलो अब तो ये रखो ना, अगली दफ़ा लिबास खरीद लूँगी। जी नहीं, आप मेहरबानी करें, मैं ये पैसे इसी शर्त पर कबूल करूँ कि अगर इसके बाद आप ऐसा कोई तकल्लुफ़ नहीं करेंगी। पुप्पी ने हैरान होकर जुगन की सैर चश्मी को देखा, अपना वादा दिया। जब जुगन सबको खुदा हाफिज़ बोलकर जा चुकी तब पुप्पी इसरार साहब से मुखातिब हुई, लगता है मेरे ताशफिन का बख्त बहुत बुलंद है। इसरार साहब मुस्कुराए, दिल ही दिल में अपने बेटे और बहू की नज़र उतारी। आप ठीक। जुगन अपना फ़ोन लेकर बाहर सिटिंग हॉल में बैठ गई। यूट्यूब खोलकर देसी खानों की तरकीबें ढूंढना शुरू की। एक के बाद एक तरतीब देखती चली गई। बाहर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंकी। इसी वक्त अब्बास कमरे से बरामद हुआ, जिसे देखते जुगन ने टोक दिया, अब्बास इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो? कुछ देर और आराम कर लेते, क्या दर्द फिर से होने लग गया? आपा 4 घंटे तक सोता रहा हूँ, और कितना आराम करो, भूख महसूस हो रही है। इसी दौरान इसरार अहमद अपनी ऑटो व्हीलचेयर के जरिए अंदर आ गए। मैं चौक की जानिब निकल गया, सोचा इतने दिनों बाद बाहर निकला तो क्यों ना नमाज ज़ोहर जमात पढ़ता चलूँ। ताशफिन साथ हो तो बड़ी आसानी से मस्जिद की सीढ़ियाँ अबूर करवा देता। आज अपने शेख साहब के बड़े बेटे ने मदद कर दी। तो क्या ज़ोहर का वक्त हो गया है? जुगन की हैरत अरूज पर थी। जी आपा, अजान की आवाज़ आई तो थी, क्या आपने नहीं सुनी? वो अफसोस में हेडफोन लगाए यूट्यूब से खाने की तरकीब नोट कर रही थी। अंकल, मैंने तो सोचा था आज का लंच खुद बनाऊंगी। ताशफिन को भी कह दिया था कि आज का लंच घर पर करे। हाय अल्लाह, वो तो आता ही होगा। अब मेरी कितनी सुबकी होगी ना। वो सुबह से ही जता रहा था कि मुझे अंडा तक उबालना नहीं आता। तेज़ तेज़ बोलते हुए उसने फ़ोन वहीं सोफे पर डालो किचन का रुख किया। असरार साहब ने अब्बास को देखा और अब्बास ने उनको। फिर वो मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, शादी होकर आने वाली बच्चियाँ पहले दिन ही खाना बनाने में नहीं लग जाती। अभी तुम घर की रूटीन से भी वाकिफ़ नहीं हो। तुम फिक्र ना करो, फारिस का फ़ोन आया था, लंच के लिए पिज़्ज़ा ला रहा है, जिसका जिक्र सुबह जाते हुए इसने तुमसे किया था। मगर ताशफिन को तो मेरा मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा ना। मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से इसके लिए हल्का फुल्का कुछ बना लेती हूँ। सुबह फ्रिज में करेले नज़र आए थे, इनके साथ तबाज़माई कर लेती हूँ। बेटी, जब से उसने सर्विस की शुरू की है, बस एक दफ़ा दोपहर का खाना घर पर खाया था, वो भी इस सूरत में कि वो 2 दिन मुसलसल घर नहीं आती, तीसरे दिन फरागत मिलते घर आ गया। क्या ऐसा भी होता है? जी बेटा जी, उसकी नौकरी सी नौयत की है, दिन रात की कोई खबर नहीं होती। फिर मैं ऐसा करती हूँ, हैदराबादी बिरयानी बना लेती हूँ, अगर वो दोपहर को ना आया तो शाम को खा लेगा। हैरत भरा सवाल अब्बास की तरफ से, कि आपको ये बिरयानी बनानी आती है? तरकीब की पूरी 10 वीडियोस देखी हैं, मुझे यकीन है बना लूँगी। अगर ये तुम्हारा शौक़ है तो ऐसे ही सही तुम किचन में देख लो, जो मसाला जात मौजूद है इनकी लिस्ट बना दो, दुकान वाले को फ़ोन करूँगा, वो 10 मिनट में घर पर दे जाएगा। अंकल, मैं अभी जायज़ा लेकर बताती हूँ। अब्बास, जाओ बहन की मदद करो, उसको क्या इल्म कौन सी चीज़ किस खाने में रखी है। अब्बू के कहने पर अब्बास भी जुगन की पैरवी में किचन तक आ गया। अगले आधे घंटे में वो ना सिर्फ सारे अज्जा की लिस्ट बना चुकी थी, बल्कि अंकल से मिकदार पूछकर इसके हिसाब से चावल भी भिगो दिए। वाह जी वाह, आज तो घर से क्या गज़ब की खुशबुएं उठ रही हैं, लगता है कोई ख़ास एहतमाम किया गया। फारिस ने घर में दाखिल होकर इस्लाम के बाद पहली बात ही यही की, बल्कि सीधा गया ही किचन में। सामने का मंजर बड़ा दिलचस्प था। पसीने में शराबूर जुगन चूल्हे के सामने खड़ी गोश्त भून रही थी। आपको इस मुसीबत में किसने डाल दिया? फारिस ने इसकी हालत के पेश नज़र परेशानी का इजहार करते हुए पूछा। अब तुम भी शुरू हो जाओ, एक बात तुम सब जान लो, मैं ऐसी भी कोई नाजुक परी नहीं हूँ। एक ज़रा सी बिरयानी तो बना रही हूँ। पहले अंकल को तशवीश हो रही थी, इसके बाद शुएब मुझे किचन से निकलने पर जोर देता रहा और अब तुम आ गए हो। आपा, ज़रा इधर से निकल कर अंदर आईने में अपना हुलिया देख कर आओ, आपका चेहरा लाल टमाटर हो रहा है। एक तो वैसे इतनी गर्मी है, ऊपर से बिजली बंद है, ऐसे में किचन की जानिब मुँह करने को दिल नहीं करता। चलें, शाबाश, बाहर निकले। फारिस, मेरा काम तकरीबन ख़त्म हो गया, ऐसे दरमियान में छोड़कर बाहर नहीं जाऊँगी। आपा, बीमार पड़ जाओगी। कहा ना मैंने इतनी नाजुक नहीं हूँ। तुम लोग भी तो रोज़ इसी किचन में खाना बनाते हो। हमारी बात और है, हम लोग इस माहौल के आते हैं, जबकि आपके लिए सब नया है। हाल में बैठे शुएब ने वहीं से रुकमा लगाया। हाँ, तो अगर तुम लोग मुझे काम ही नहीं करने दोगे तो मुझे कैसे यहाँ की आदत होगी। आपा, जिद ना करो, खुदारा बाहर निकलो। जुगन ऐसे बन गई जैसे सुन ही नहीं रही। गोश्त भूनने के बाद आधा सालन एक बाउल में निकाल के चावलों की तय बनाने लगी। फारिस ने जब इसको अपनी बात पर अड़े पाया तो नाचार आगे बढ़कर इसकी मदद करने लगा। सारे बिखरे बर्तन मसाले समेट दिए। आखिरकार बिरयानी को दम देकर वो किचन से ही निकल ही आई। हॉल में लगे क्लॉक पर नज़र डाली, पूरे 2:45 हो रहे थे। दिल को कुछ हुआ, लंच का वक्त तो कब का निकल गया, अब वो नहीं आएगा। कमरे में जाकर उदास दिल लिए अपने लिए दूसरा लिबास निकाला, मुंह हाथ धोकर लिबास बदला, फ्रेश होकर बाहर आई। चारों बाप बेटे हॉल में ही बैठे हुए थे। बातों के दौरान लाइट की वापसी का इंतजार किया जा रहा था। जैसे जुगन किचन के जाने बड़ी, फारिस ने फ़ौरन रोक दिया। मैं चूल्हा बंद कर आया हूँ, आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और शुएब खाना खाने लगे हैं, आप यहाँ बैठ कर ये सत्तू पीकर बताएं कैसे बने हैं। मैं और शुएब खाना लगाने लगे हैं, आप यहाँ बैठ कर ये सत्तू पीकर बताएं कैसे बने हैं। फारिस ने ठंडे ठार महलूल से भरा गिलास जुगन को दिया। वैसे सत्तू क्या होता है तो लग जाएगा पता। साथ ही बाजू से पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। जुगन ने गिलास के अंदर झांका। गहरे ब्राउन रंग का पानी था, जिसमें छोटे छोटे रेत जैसे जरे तैर रहे थे। ये कैसी ड्रिंक है? बेटे, इसको सत्तू कहते हैं, गर्मियों का शरबत है, भुने हुए जौ के आटे से बनता है, आप पीकर देखो, पसंद आएगा। इसरार साहब के कहने पर जुगन ने डरते डरते एक छोटा सा घूंट भरा। वैसे यार, खाने से पहले पी रही हो तो खाना कितना खाना, लेकिन हो सकता है जुगन लकड़ पत्थर हजम और जुगन खा सकती हो, या ये सारे लकड़ पत्थर बैठे हैं, हर कोई मेरे जैसा नहीं होता।
हैरत अंगेज तौर पर उसको जायका पसंद आया। कुछ प्यास भी लगी हुई थी, वो सारा ग्लास खाली कर गई। लाइट आ गई थी। सारी गली में शोर की आवाज़ से पता चल गया कि बिजली की लहर पास पड़ोस में भी दौड़ गई है। कहीं से गानों की आवाज़ उभरी। किसी के पानी वाली टंकी भरने की पानी की मोटर चल रही थी। फारिस और शुएब खाना लगा रहे थे और जुगन की नजरें दरवाजे की तरफ जाती। वहाँ से यार 1 मिनट कॉल आ रही है। फारिस और शुएब खाना लगा रहे थे और जुगन की नजरें दरवाजे की तरफ जाती। वहाँ से क्लॉक पे आती। फ़ोन की बेल हुई। फारिस ने उठाया। दूसरी जानिब से जवाब मिलते इसकी शरारती नजरें जुगन की उदास शक्ल पर पड़ी। ये लें आपकी कॉल है। जुगन डर गई। सोचा कि घर से कॉल आ गई, मगर पूछा नहीं। मर कदमों से आकर फारिस के हाथ से रिसीवर लेकर कान से लगाया। फारिस वहीं से मुड़ गया। हेलो। जुगन के हेलो के जवाब में दूसरी जानिब से सलामती की दुआ की आई थी। अस्सलाम वालेकुम। उदासी उड़ गई और आवाज़ फ़ोन पे भी वैसी थी, रोब वाली, जैसे पैदा ही हुक्म देने के लिए हुआ हो। वालेकुम अस्सलाम। मैं घर आना चाहता हूँ, कोशिश बहुत की मगर यहाँ से निकल नहीं पाया हूँ। जुगन कुछ ना बोली, बस आंखें बंद करके उसकी आवाज़ सुनती रही। तुमने आज पहली दफ़ा मुझसे कोई फरमाइश की और मैं पूरी नहीं कर पाया हूँ। जुगन का निचला लब दांतों के दरमियान दबा हुआ था। मैं इसका अजाला कर दूंगा। मैंने बिरयानी बनाई है, मेरा हिस्सा फ्रिज में रखवा दो। अगर रात को घर आ सका तो खा लूँगा। मैं इंतज़ार करूँगी। दूसरी जानिब खामोशी छा गई। कई सेकंड इसी तरह गुजर गए। तुम इंतज़ार मत करना। क्यों? क्योंकि मेरी वापसी का वक्त मुकर्रर नहीं होता। तो फिर क्या, वापसी तो मुकर्रर है ना जुगन? मुझे कैद पसंद नहीं और तुम मुझे कैद कर रही हो। ये इल्ज़ाम है, क्योंकि अगर मैं कैद करती तो आप फ़ोन की बजाय लाइन पर होने की बजाय मुजस्सम मेरे सामने मौजूद होते। जिस्मानी कैद से ज़्यादा ख़तरनाक ज़हनी कैद है। तुम मेरे दिलो दिमाग को जकड़ रही हो। ताशफिन, एक बात सुनो, मेरे साथ मजाक में भी दिल लगी ना करना, क्योंकि तुम्हारे मामले में मेरा दिल बहुत नरम है। बड़ी आसानी से तुम्हें माफ़ कर गया। अब तो तुम्हारी खताएं भी इसको दीवाना करती हैं। ख्याल करना जुगन, बहुत जल्द चढ़ आने वाला रंग देर पा साबित नहीं होता। जुगन इसके जुबानी जुमले पर हंसते हुए बोली, घर से जाते वक्त तुम अंदरूनी जंग लड़ रहे थे, अब तुम्हारी आवाज़ और लहजे में वो झंझलाहट मकफूद है। वजह पूछ सकती हूँ? किसी और वक्त बताऊँगा, अभी कॉल बंद कर रहा हूँ। क्या फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया? ताशफिन के सीने में मौजूद दिल ने एक बीट मिस की। क्या जानबूझकर बात लंबी करने को ऐसे सवाल करिए? अगर मैं कहूँ हाँ तो फिर? हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। रात के 3 बजे बीच सड़क पर गुंडों की पिटाई करने से इंसान बड़ा हिम्मत वाला साबित नहीं हो जाता। मैंने तो ऐसा कोई दावा नहीं किया। दावा करना भी मत, क्योंकि तुम जुगन नहीं हो। वो जुगन ही है जो ताशफिन के पीछे आ गई, और ताशफिन के पीछे आने के लिए बड़ी हिम्मत दरकार थी। अगर हिम्मत मापने का ये पैमाना रखोगी जुगन, ताशफिन, तो हार जाओगी। क्योंकि जिस दिल से ताशफिन जुगन को इस जगह छोड़कर आया था वो ताशफिन नहीं जानता। हिम्मत ना होती तो इधर ही कदमों में पड़ा मिलता। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन बंद होने के बाद वो कमरे से बाहर निकली। खाना लग चुका था। वो भी खुशदिली से आकर अब्बास के बराबर बैठ गई। अपने हाथ की बनी बिरयानी का पहला नवाला ही लिया था जब कुछ गलत होने का एहसास हुआ। नमक, और इस कदर तेज़ नमक के खुद जुगन ने नवाला वापस निकाल दिया। अगले पल इसरार अहमद साहब के हाथ से प्लेट पकड़कर बोली, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम और ये बिरयानी आपके लिए जहर साबित होगी। बेटी मुझे चखने तो दो ना। बिल्कुल नहीं, बाकी सब भी कोई नहीं खाएगा। आई एम सो सॉरी। आपको सबको बहुत भूख लगी थी और मैंने सारा दिन गंवा कर ये खाना दिया। आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। तीनों भाइयों की जान पर बन गई। चले, नमक ही तेज, कौन सा चीनी डाल दी, इतनी सी बात पर क्या रोना? और ये शेबी का इल्म नहीं है आपको? ये तो नमक का दीवाना है। अच्छे खासे बने सालन में मजीद नमक डालकर खाता है। हम लोग वही दही डालकर खा लेंगे, दही नमक कम कर देगी। अच्छा वह ताशफिन नहीं है, वरना सारी उम्र ताने मिलते हैं। हाँ, जैसे वो खुद तो बड़े जीमी ऑलिवर हैं। इसरार साहब को शुएब ने पिज़्ज़ा दे दिया। तीनों भाइयों ने वही तेज़ नमक वाली बिरयानी खाई। जुगन भी एक नवाला लेती, साथ आंसू साफ करती, शर्मिंदगी अलग। जुगन ने बर्तन उठाए, फारिस ने बर्तन धोए, हसीब ने जगह साफ़ की। इसरार साहब वज़ू करके मगरिब पढ़ने के कमरे में जा रहे थे जब पप्पू नामी आफत नाजिल हुई। और तुम लोगों ने खबरें देखी हैं? क्यों, क्या कैटरीना लाहौर आई है? नहीं यार, पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है। चैनल्स वाले बराह रास्त दिखा रहे हैं। यार इतना बड़ा मुल्क है, पकड़ ली होगी कहीं से खबर। 101 न्यूज़ चैनल्स है, कुछ तो बेचारों ने दिखाना है। अपनी पक पक चलाए रखा करो। पप्पू ने फारिस को झिड़का। लाहौर में एक बहुत बड़े आदमी के डेरे पर रेड हुई है। अपना ताशफिन लीड कर रहा है। दोनों तरफ से गोली चल रही है। टीवी तो खोलो, तुम्हें पता चले। पप्पू की बात अभी मुंह में थी जब शुएब और फारिस आगे पीछे तेजी से सीढ़ियाँ प्लांघते ऊपर भाग गए। बाबा मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखना, अब्बास ने परेशान सी जरूरत लेकर इसरार साहब के पास खड़े होकर कहा। तुम वज़ू करके मेरे साथ नमाज़ पढ़ो और भाई के लिए कामयाबी की दुआ करो। आपने भाई को पुलिस में जाने की इजाज़त क्यों दी थी? सिर्फ ये हफ्ता पुरसुकून गुजरा, अब फिर वही धमकियों वाले फ़ोन आएंगे। भाई चाचू खालिद जैसा क्यों नहीं है? वो भी तो इतने सालों से पुलिस की सर्विस कर रहे हैं। आज तक नहीं सुना कि इनकी किसी के साथ दुश्मनी चली हो। ना ही कभी 4-4 दिन घर से बाहर रहे। एक हमारा भाई है 6 माह में, ये 10वां वाक़या है। अब्बास गुस्से और परेशानी की मिलीजुली कैफियत में बोलता जा रहा था। इसरार साहब उसको तावीलें देकर समझा रहे थे। परेशान होने की बात नहीं, अल्लाह उसका रखवाला। तुम्हारा भाई अच्छाई और खिदमत का जज्बा लेकर घर से निकलता है और मैं उसको अल्लाह के सुपुर्द करके भेजता हूँ। शाबाश, उठो और शाम के वक्त ऐसी उदास शक्ल नहीं बनाते। जुगन खामोशी से वहाँ से हट गई। ऊपर आते आते सांस फूल गई, मगर वो सीधी कमरे में गई जहाँ फारिस, शुएब और पप्पू टीवी स्क्रीन के सामने जमे हुए थे।
नाज़रीन, हमारी पुलिस के हकाम से बात हुई है जिनका कहना है कि इस वक्त इसमें बहुत ख़तरनाक मुलजिम पनागज़ीन है। पुलिस को इस वक्त शदीद किस्म की मज़ाहमत का सामना है। अभी तक पुलिस के 4 बंदे ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत काफ़ी तशवीशनाक है, बाकी 3 की हालत खतरे से बाहर है। नाज़रीन, हम तक अपने ज़राए से एक खबर ये भी पहुंची है कि सियासी रहनुमाओं के ज़रिए से पुलिस और मुलज़िमों के दरमियान मुज़ाकरात करवाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ बशारत अली गुस्से से भफरे में, इनका कहना है कि वो पुलिस की इस गुंडागर्दी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इनके घर पर इसके ज़ाती मेहमान मौजूद हैं, पर जैसे कि अब वक्त के साथ साथ बहुत सी बातें खुलकर सामने आ रही हैं, अगर अंदर मौजूद लोग इनके ज़ाती मेहमान हैं तो पुलिस को इन्होंने अंदर बुलाकर तलाशी देने की बजाय हथियार क्यों उठा लिए। पुलिस आंसू वाला रिपोर्टर बिना रुके लगातार गला फाड़कर बोलता जा रहा था और जुगन के जिस्म पर रुएं खड़े हो रहे थे। मेरे गले में कुछ हो रहा है बोल बोल के ना। चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्योंकि मेरा भी दिल कर रहा है पढ़ने को इसको। अभी 2 घंटे पहले इसकी बात हुई थी यार, एक तो ये कॉल से मैं बड़ा तंग हूँ, मैं आती हूँ 2 मिनट में। और जुगन के जिस्म पर रुएं खड़ी हो रहे थे। अभी 2 घंटे पहले इससे बात हुई थी, इसने बताया क्यों नहीं। इसका तो लहजा भी नॉर्मल था। स्क्रीन पे उस हवेली का दूर का मंजर दिखाया जा रहा था। पुलिस वाले अपनी पोजीशंस लिए खड़े थे, इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ जा रही थी, वक्फे वक्फे से फायरिंग हो रही थी। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 12 बजे ये क्लैश चल रहा है, अभी अंधेरा फैल गया। दूसरी तरफ से हथियार नहीं डाले गए। एसपी ताशफिन स्टार की जानिब से रात 8 बजे तक की डेडलाइन दी गई है। अगर 8 बजे से पहले मुलजिमों ने हथियार डाल दिए तो ठीक, वरना पुलिस अपने पूरे ज़ोर से इस हवेली को कब्जा हासिल करेगी। हम आपको रिपोर्टर की बात मुंह में रहेगी कि बहुत बड़ा धमाका हुआ था। टेलीविज़न की स्क्रीन बिल्कुल स्याह हो गई। चंद सेकंड तक तो कोई आवाज़ ना तस्वीर, फिर एकदम से शोरगुल शुरू हो गया। नाज़रीन, बहुत बड़ा धमाका हुआ है। हम लोग चाय वकुआ से काफ़ी फासले पर मौजूद है क्योंकि मीडिया को इस मकाम से आगे जाने की इजाज़त नहीं थी। तो मीडिया आगे जाकर मीडिया ने जाना पैरां ते सी ते वापस 4 कंधियां ते आना, मगर इस धमाके के असरात यहाँ तक पहुँचे हैं। नाज़रीन, हम इस मुकाम पर हम आपको किसी भी किस्म की अपडेट देने से कासिर हैं। इधर एक ब्रेक लेते हैं, इस दौरान हम कोशिश करेंगे किसी तरह काम से कुछ मालूमात ली जा सके। कमर्शियल ब्रेक के शुरू होने पर फारिस ने चैनल बदल दिया। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, अभी तक की इत्तला यही है, हवेली से रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया हुआ है। इसका निशाना मेरी खबरों के विच मेरी खांसी आ गई। अच्छा, जिसका निशाना एसपी ताशफिन स्टार की गाड़ी थी। इंतहाई अफसोस से कहा जा रहा है कि जिस जगह वो गाड़ी मौजूद थी वहाँ बादल बुलंद हो रहे हैं। 5 मिनट पहले एसपी साहब को गाड़ी में ही देखा गया था। नाज़रीन, कुछ तकरीबकारों को गिरफ्तार करने का अमल इस वक्त इंतहाई पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। मज़ीद जैसे जैसे हमें इतलात मिलती रहेंगी हम आपको पहुँचाते रहेंगे। बस दुआ की जा सकती है कि ज़्यादा जानी नुकसान का सामना ना हो। फारिस, उसका नंबर मिलाओ। जुगन की घबराई हुई आवाज़ सुनकर फारिस चौंका। खबरों में इस कदर गुम था कि जुगन की मौजूदगी का एहसास न हुआ। जुगन के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखकर दोनों भाई फौरी तौर पर मुतहर्रिक हुए। हसीब ने शुएब ने टेलीविज़न बंद किया। फारिस ने जुगन को तसल्ली दी। आप घबराएं नहीं, इसकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। ऐसे कामों में ऊंच नीच हो ही जाती है। आप आए इधर बैठे। शुएब, पापा के लिए पानी लेकर आओ। फारिस, मुझे प्यास नहीं है, प्लीज़ तुम इसका नंबर मिलाओ। वो बिल्कुल ठीक होंगे, बस आप हिम्मत करें। मैं उनसे रब्ते की कोशिश करता हूँ, मगर एमरजेंसी की वजह से शायद रब्ता होने में वक्त लगे। फारिस ने अपने दिल दिमाग की खिड़कियाँ हर बुरे ख्याल के लिए बंद कर दी, जबकि शुएब की आंखें लाल अंगारा हो रही थी। फारिस ने घुरी से नवाजा। शुएब कांपते होठों को सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त करता कमरे से निकल गया। यार शुएब मुझे अब अजीब लग रहा, पढ़ते हुए हसीब लगे। मैं तो बस हम हसीब ही पढ़ेंगे। आप लोग बताएं। चलें, आज ये फैसला आप पे छोड़ती हूँ। जो सुन रहे हैं वो बताए। अरे पर आधा नाम ऐसी हसीब पढ़िए कि शुएब पढ़िए की पढ़िए। पप्पू बिल्कुल साथ बैठा हुआ था, फिर बोला, मैं कुछ लड़कों को साथ लेकर वहाँ जाकर पता करता हूँ, अल्लाह सोना करम करेगा। फारिस ने सर के इशारे से पप्पू के ख्याल की तस्दीक की। पप्पू ने जुगन के सर पर हाथ रखा। भाभी, अल्लाह तुम्हारे साईं को लंबी उम्र दे। जुगन के अंदर कुछ टूट गया, आंसू बेख्तियार हो गए। क्या ये दुआएं इस तक पहुँच जाएंगी? ये देर हो गई। इस एक ख्याल ने दिल में नेज़ा खोंप दिया। आधे घंटे तक ये खबर सारे मोहल्ले में फैल गई। सारे लोग इनके घर पर जमा हो रहे थे, जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता अस्पताल वालों ने बताया कुल 4 लाशें उनके पास आई हैं, जिनकी हालत बहुत ख़राब होने की वजह से शनाख्त करना मुश्किल है। मगर एक बात कन्फर्म है, चारों पुलिस वाले हैं। औरतों ने रोना शुरू किया तो फारिस ने सरेआम गालियाँ देते हुए धमकी लगाई। खबरदार, जो किसी ने मेरे भाई के लिए कोई बुरा ख्याल करके बैन किया, ये भाभी को उल्टी सीधी बातें की, अल्लाह की कसम जान ले लूँगा। जाओ आप सब लोग अपने घरों को। ताशफिन अल्लाह की अमान में है। खुद वो मुसलसल ताशफिन का नंबर मिला रहा था जो कि बंद ही जा रहा था। घर पे पुप्पी सुगरा की फैमिली के अलावा चंगे एक मर्द बैठक में अब्बू के पास बैठे हुए थे। फारिस के ललकार के बाद सभी खामोश बैठे हुए थे। फारिस का एक पाँव किधर गया?
फारिस का एक पाँव बैठक में था, एक जुगन के कमरे में, जहाँ नरगिस जुगन का ठंडा पड़ता हाथ अपने हाथों में लिए तसल्ली भरी थपकियां दे रही थी। अब्बास हर 2 सेकंड बाद टिश्यू से अपनी आंखें रगड़ता, तब से वो जुगन के दुपट्टे में मुंह छुपाए रोए जा रहा था। फारिस के डर से मुंह भी छुपाया हुआ था। जुगन का दूसरा हाथ अब्बास के बालों में था। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। हर रोज़ सुनते हैं फ़लाँ जगह ब्लास्ट हुआ, फ़लाँ पुलिस चौकी को उड़ा दिया गया। कभी ये नहीं सोचा कि जो जवान ड्यूटी पर जाते हैं उनके घर वालों पे क्या क़यामत गुजरती है। जवान बीवियाँ, बूढ़े माँ बाप, भाइयों की हिम्मत सिर्फ एक झटके में सब खत्म। या अल्लाह, ज़िंदगी और मौत का तो तू मालिक है, पर इतनी बड़ी आजमाइश में न डाल। सीढ़ियों पर तेज़ कदमों की धमक जागी। अगले पल हसीब की खुशी से कांपती आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। भाई जिंदा है, वो गाड़ी में नहीं था। फारिस को लगा सारे जिस्म से ताकत निचट गई और वो वहीं सोफे पर गिर गया। जिस्म का पूरा पोर पोर खुदा के हजूर सजदा रेज था। इतनी देर क्यों लगी ये खबर देने में? ये सवाल नरगिस ने किया, जो हसीब की आवाज़ पर कमरे से बाहर आई थी। क्योंकि भाई मंदिर से गायब था, सबको यही लगा कि मगर अब ऑपरेशन खत्म हुआ तो हवेली से निकला। पुलिस के नुमाइंदे ने बताया ताशफा ने 2 आदमियों के साथ मिलकर पिछली तरफ से हवेली में दाखिल होकर लड़ाई के दौरान अगले दरवाजे खोलकर नफरी को अंदर दाखिल किया। 6 लोग मरे हैं, 3 गिरफ्तार हुए हैं। बाहर से बातों की आवाज़ें आ रही थी। जुगन ने गहरी सांस भरकर अपने दिल पर हाथ रखकर, इसका बीपी इंतहाई लो हो रहा था, हाथ पैर बेजान महसूस हो रहे थे। इसने अब्बास के चेहरे से दुपट्टा हटाया। लाल गुलाबी सेहतमंद चेहरा मजीद लाली मारा था। जुगन ने इसकी पेशानी पर आए बाल हाथ से पीछे किए और माथे पर बूसा लिया। अब्बास का जिस्म बुखार की हिद्दत से तप रहा था। अब्बास, शहजादे, अपने भाई से इतनी मोहब्बत है, आपा क्या होगा? ताशफिन कब आएगा? तुमने सुना नहीं? हसीब कह रहा ताशफिन बिल्कुल ठीक है। तुम लोग मुझे बहलाने को झूठ बोल रहे हो। नहीं चंदा, ऐसा नहीं है, उठो शाबाश। अगर ऐसा नहीं है तो मेरी बात करवाएं। इसने मुझसे वादा किया अपना ख्याल रखेगा, अब ये क्या हो गया? अब्बास की बंद आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिन्हें जुगन बड़ी नरमी से अपने पल्लू से समेटती जा रही थी। ये अलग बाग की अपनी नज़र बार बार धुंधला रही थी। फारिस कमरे में आया, अब्बास को उठाकर बाहों में भरकर जोर से भेजा। मोटे, खुदा का नाम है, तुम्हें बीमार नहीं पड़ना? आंखें खोल और ले भाई से बात कर। भाई का सुनते ही अब्बास ने आंखें खोल दी। फारिस ने फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया। जुगन सांस लेना भूल गई। भाई बात करो, अब्बास सुन रहे। फारिस के जाते दूसरी जानिब से ताशफिन की आवाज़ उभरी। अच्छे जवान आदमी हो अब्बास, यार यूँ छोटी छोटी बातों पर दिल छोड़ोगे तो क्या बनेगा? अब्बास की आवाज़ आंसू में धुली हुई थी। खबरों में बता रहे थे उन्होंने तुम्हारी गाड़ी पर रॉकेट मारा था। तो क्या हुआ यार, पुरानी गाड़ी थी, अच्छा है अब नहीं मिलेगी, नई गाड़ी मिलेगी। 4 लोग मारे गए हैं। अब्बास की आवाज़ फिर से भर आ गई। यार ये सब तो सर्विस का हिस्सा, हमारा काफ़ी नुकसान हो गया, मगर अल्लाह का शुक्र है कामयाबी नसीब हुई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? इस सवाल को यही रहने देते, क्योंकि मैं जिंदा हूं, मगर और 4 माओं की गोद उजड़ी है। तुम मेरे साथ चलोगे शोहदा के घर, उनकी फैमिली से तज़ियत करने? वो भी किसी के ताशफैन थे। हाँ चलूँगा, मगर तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा। बाकी की बातें घर पर होंगी। अभी खाना खाओ, दवा लो और बेफिक्र होकर लंबी तान कर सो जाओ। सुबह नाश्ते पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। लाइन बेजान होगी। अब्बास इतने में ही फ्रेश नज़र आने लगा। अब्बू को बताता हूँ, उनका बेटा फिर से मेरी बात टाल गया, मगर इस दफ़ा उसको मानना ही होगा। अब्बास कमरे से निकल गया। जुगन ने सवालिया नज़र से फारिस और नरगिस को देखा। नरगिस बोली, ताशफिन भाई अब्बास की अम्मा है, वो पहले भी घर में लड़ाई कर चुका है कि ताशफिन पुलिस की नौकरी छोड़ दे। आज जो कुछ हुआ इस लिहाज से तो अब्बास का मुतालबा जायज़ है। हाँ मगर भाई कभी नहीं मानेगा। खैर निगी, 1 कप चाय बना दो, सर में शदीद दर्द है। नरगिस ने इस बात में सारी लाते हुए जुगन से भी पूछ ले, भाभी तुम्हें कुछ चाहिए? दूध, चाय, पानी कुछ? नहीं नरगिस शुक्रिया, मगर इस वक्त किसी चीज़ की तलब महसूस नहीं हो रही। आप आराम करें, अब तो भाई से बात हो गई, इंशाल्लाह 2-3 घंटे बाद घर आ जाएगा। सारे घर की बत्तियां गुल थी, सवाए इसरार अहमद के कमरे के। वो हस्ब मामूल कलाम पाक की तलावत में मशगूल थे। बाहर दरवाजे में चाबी के घूमने की आवाज़ से पहले कदमों की चाप सुनकर इनकी नज़रें वॉल क्लॉक पर पड़ी। रात के 3:30 हो रहे थे। जैसे बैरूनी दरवाज़ा खुलने के बाद बंद हुआ, इसरार अहमद के दिलो दिमाग में सुकून की लहर दौड़ गई। चंद सेकंड बाद उसका चेहरा दरवाजे के फ्रेम में नजर आया। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। इसरार अहमद ने कुरान बंद किया। अपनी आंखों पर लगा चश्मा उतार कर बेटे को देखते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम ताशफिन, तुम्हें घर पर देखकर बहुत खुशी हो रही है, कल का दिन सख्त था। वो धीरे से मुस्कुराए कमरे में दाखिल हुआ। अपनी चीज़ें कुर्सी पर रखकर वहीं खड़े खड़े जूते उतारे, बेल्ट खोली और किसी छोटे बच्चे की तरह बेड पर चढ़कर अब्बास के बराबर लेट गया। किधर आ रहे हो? मुंह हाथ धो लो, भूख लगी होगी। इसरार अहमद ने फिक्रमंदी से पूछा। गाड़ी चलाते हुए इतनी नींद आ रही थी अपनी गली में आकर, मैंने शुक्र किया कि जिंदा सलामत यहाँ तक पहुँच गया हूँ। बंद आंखों के साथ एक बार जू आंखों में रखे बता रहा था जब एक जोरदार जमाई आई। कपड़े तो बदल लो अब्बू, इस वक्त सिर्फ सोना चाहता हूँ। जुगन बहुत परेशान रही है, कम से कम इसको अपनी आमद से तो मतला कर दो कि ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, वो सो रही होगी। उसी वक्त जुगन की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी, ये घर है या सराय? घर आने का ये कौन सा वक्त है? दिन के 5 बजे तुम्हारा फ़ोन आया था, अब सुबह के 5 होने को आ रहे हैं। इंसानों वाली रूटीन अपनाओ एसपी। वो कोहनियों के बल ऊपर को उठकर बैठा, पूरी दिलचस्पी से दरवाजे में खड़ी जुगन को देखते हुए पूछ रहा था, वरना पिटोगे?
ताशफिन का भरपूर कहका गूंजा। अबू आप सुन रहे हैं? इसरार अहमद मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भाई, जिस कदर तुम परेशान करते हो इतना से तो हमारा हक बनता है। ताशफिन मुस्कुराती नज़रों से इसको देख रहा था जो मुसलसल घूर रही थी। सॉरी, आइंदा से ख्याल करूँगा। क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? जुगन के तासुरात नहीं बदले मगर वो पानी लेने चली गई। ताशफिन मुस्कुराहट समेत वापस लेट गया। उसको जुगन के रद्दमल से अभी तक हंसी आ रही थी। पानी पी लें। जुगन की आवाज़ पे आंखें खोली। वो बेड के करीब खड़ी थी। उठकर बैठते हुए इसने गिलास हाथ में लेकर मुंह से लगाया। नजर जुगन के चेहरे पर थी जो कबास पर पड़ा कंबल ठीक कर रही थी। ये औरत कितनी अपनी लग रही है, जैसे हमेशा से इस घर का हिस्सा। मुझे हैरत हुई है कि इसको इस वक्त अपने सामने देखकर मुझे किस कदर खुशी हो रही है। इसको खामोश नज़रों से अपनी तरफ देखता पाकर जुगन के माथे पर बल आया। ये ऐसे क्यों देख रहा है? इसने ताशफिन के हाथ से गिलास ले लिया। एक हाथ में गिलास लिए बेड की पाइंती की जानिब गई। ताशफिन के मौजू वाले पैरों पर नज़र पड़ते इसका फारिग हाथ आगे आया। इससे पहले कि ताशफिन समझता वो क्या करने लगी है, वो इसके मोज़े खींच कर उतार चुकी थी। ताशफिन को हैरान छोड़कर फिर दरवाजे की तरफ पढ़ते हुए पूछ रही थी, अंकल आपको पानी या चाय वगैरह कुछ चाहिए? नहीं बेटी, मेरे पास पानी है, आप आराम करो। ताशफिन की आवाज़ है, प्लीज़ लाइट बंद कर दी जाना। इसने तस्दीक के लिए इसरार अहमद की जानिब देखा। इन्होंने रेल बैग पर बनी कबर्ड पर रखा और सर इस्पात में हिला दिया। वो इस वक्त सोते नहीं थे मगर इस वक्त बेटे के आराम का ख्याल किया और इससे सोने के लिए ख्वाबनाक माहौल फराहम होने दिया। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मज़ीद पढ़ते लेकिन अब मेरी हालत टाइट हो रही है, हालत ख़राब हुई पड़ी है। तबीयत भी नहीं सेट और नींद से मेरी आंखें बंद हो रही हैं। अभी तो मैंने ये पता नहीं, मुझसे इसको अपलोडिंग का भी वेट होता है कि मैं सो जाती हूँ अभी, क्योंकि यार जब घंटे से ऊपर वीडियो जाती है ना तो उसको सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी ये है कि कोशिश पूरी करूँगी कि अभी अपलोड कर दूँ, क्योंकि मैंने अपने 1-2 लिसनर को बोला है कि घंटे तक देती हूँ नेक्स्ट एपिसोड। तो खैर इंतज़ार नहीं करवाऊँगी, लेकिन अगर आँख लग गई तो फिर माजरत, फिर आपको सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी मैं चलती हूँ, मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।